ओके बेटा, लास्ट क्लास में हमने इकबाल एंड सन्स की बैलेंस शीट कंस्ट्रक्ट कर ली थी। इकबाल एंड सन्स की बैलेंस शीट कंस्ट्रक्ट कर ली थी और बाकी भी तमाम चीजें हो गई थी, सिर्फ एक ओपनिंग एंट्री रह गई। तो जो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम है जो पहले यूज होता था, अभी भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में तकरीबन यूज हो रहा है। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब यह है कि आप सारी चीज़ें रजिस्टर्स में, फाइल्स वगैरह में ही कर रहे होंगे। उसके बाद कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आया, जिसके अंदर अब क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है, उसे आप यूज करते हैं और उसमें डाटा फीड करते हैं। अब जो है वो क्लाउड आ चुका है। क्लाउड में ये है कि आपके पास सॉफ्टवेयर आपका नहीं होगा, बल्कि आप किसी से परचेस करेंगे। वो जैसे जीमेल है ना, एक जीमेल है, वो दूसरे का सॉफ्टवेयर है, आप यूज कर रहे हैं। इससे कहते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आप ऑनलाइन ले लेते हैं और आपको किसी भी कंप्यूटर में उसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ब्राउजर की मदद से यूज होता है। उसमें आपको स्पेस मिल जाता है, वहां पे आप अपना डाटा वगैरह डाल देते हैं। लेकिन जब मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम होता था ना, तो वहां पे एक एंट्री बनती थी, ओपनिंग एंट्री। अब वो ओपनिंग एंट्री बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये ओपनिंग एंट्री खुद ब खुद बन जाती है। लेकिन क्योंकि आप मैनुअल पढ़ रहे हैं अभी, इसी वजह से दिस ओपनिंग एंट्री विल बी कंस्ट्रक्टेड। अभी तक आपने कितने किस्म के अकाउंट्स को क्लोज कर दिया? 3 बोल सकते हैं आप कि हमने रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज कर दिया। और किसको क्लोज नहीं किया? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। तो दीज अकाउंट्स उसमें क्या होता था, रजिस्टर्स होते थे मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में। जर्नल का अलग रजिस्टर होता था, लेजर का अलग रजिस्टर होता था, हर चीज का अलग रजिस्टर बना के रखते थे वो। तो जब नया अकाउंटिंग ईयर शुरू होता था तो उसका नया जर्नल का रजिस्टर होता था और नया जर्नल लेजर का रजिस्टर होता था। तो ये अकाउंट्स तो हमारे पास बच गए ना सारे, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, अकाउंट और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स। और ये आपको नजर भी आ रहे होंगे कहां पर? आपके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहे होंगे। तो दिस इज योर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इसमें थे। और ये खत्म होने गया, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया था। ये अकाउंट आपके पास अभी बाकी है। ये अकाउंट्स आपको कहां कहां नजर आ रहे हैं? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में भी नजर आ रहे हैं, बैलेंस शीट में भी नजर आ रहे हैं। इन अकाउंट्स को जर्नल लेजर में अगले साल इधर ही से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब है कि कैश का बैलेंस कितना है? 4550। तो अगले साल आप एक अकाउंट ओपन करेंगे कैश का, और उसमें अगले साल की फर्स्ट डेट इंसर्ट करेंगे और ये बैलेंस लिख देंगे। इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट ओपन करेंगे अगले साल, डेबिट में बैलेंस लेंगे 3500 और डेट लिख देंगे। इस तरीके से सारे अकाउंट अगले साल ओपन होंगे। लेकिन अकाउंट ओपन करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? एंट्री बनानी पड़ती है जर्नल में। इसी वजह से एक एंट्री बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में आप क्या करेंगे? देखिए 2008 दिसंबर 31 को आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ था। ओपनिंग एंट्री बनेगी अगले साल 2009 जनवरी 1 को। 2 किस्म की एंट्रीज अगले अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में बनती है, एक ओपनिंग एंट्री और एक रिवर्सिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री अभी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसान है। करना क्या है आपने कि आपको जाना है अपने पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, और जितने अकाउंट डेबिट वाले हैं उन सबको डेबिट कर देना है, और जितने अकाउंट्स क्रेडिट वाले हैं उन सबको क्रेडिट कर देना है। एक ही एंट्री बनेगी, सारे डेबिट वाले डेबिट, सारे क्रेडिट वाले क्रेडिट। तो इसमें डेबिट वाले कौन कौन से हैं? कैश, अकाउंट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर, इन सबको आप डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट वाले कौन कौन से हैं? अलाउंस ऑफ बैड डेट्स और ये आखिरी वाले 4। सही है। आप अगर ये ना भी बताए तब भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेबिट वाले हैं या क्रेडिट वाले हैं। या तो हमको नजर आ रहा है ना, ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में मौजूद है। कैसे पहचानेंगे? एसेट आपको मालूम है ना, नॉर्मल नेचर क्या होती है? एसेट एक्सपेंस की डेबिट में होती है, लायबिलिटी ऑन इक्विटी रेवेन्यू की नॉर्मल क्रेडिट में होती है, और इसके सारे कॉन्ट्रा की नेचर उलट है। ये अकाउंट्स अगर हम यहां से ना उठाएं बल्कि हम उठाएं बैलेंस शीट से, पहले इधर से उठा लेने चले। ओपनिंग एंट्री बना रहे हैं हम, और आपको क्या करना है? आपको ये जो जैसे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, यहां से डाटा उठाकर मुझे एंट्री बनवानी है। तो सबसे पहले क्या क्या डेबिट होगा? सारे डेबिट वाले टाइटल्स। कैश डेबिट 4550 रुपीज। तो ओपनिंग एंट्री में आप जाएंगे और कैश डेबिट कर देंगे। एक ही एंट्री बन रही है, सारे डेबिट एक साथ, फिर सारे क्रेडिट एक साथ। कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 3500 और कमीशन रिसीवेबल डेबिट 5000। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करो और कमीशन रिसीवेबल, पहले सारे डेबिट आएंगे। अब उसमें ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर से काम होता है। यहां पहले सारे डेबिट आएंगे,
ये कितना था 3,500 और ये 5,000। इसके अलावा हमारे पास कौन सा अकाउंट है? ये आखिरी चीज थी ना, बच गई थी ये, इस वजह से मुझे करवानी है। ऑफिस सप्लाइज डेबिट 250 और फर्नीचर डेबिट 5,000। ऑफिस सप्लाइज डेबिट 250, कमीशन रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज डेबिट W था इसमें, W1 250 and this is commission receivable। और यहां क्या था? और फर्नीचर, फर्नीचर भी डेबिट। ये कितना था? 5,000। ये सारे डेबिट वाले आपने क्या कर दिए? डेबिट। अब क्रेडिट वालों को देखें आप, कौन कौन से क्रेडिट वाले हैं? अलाउंस फॉर बेड डेट्स 500 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर 500। तो पहले इनको क्रेडिट करें आप। क्यों एंट्री बना रहे हैं हम? ओपनिंग एंट्री है ये, क्यों बना रहे हैं? अरे भाई, इनको इस वजह से बना रहे हैं ताकि इनकी मदद से जनरल लेजर में ये अकाउंट्स ओपन होंगे। हमें ये एंट्री बनाने का इस वजह से जरूरत पड़ रही है कि अब जनरल लेजर का रजिस्टर खाली होगा अगले साल का, उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें अकाउंट्स ओपन करने ये सारे, उन अकाउंट्स को इस एंट्री की मदद से ओपन किया जाएगा। तो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में करना पड़ता था, कंप्यूटराइज में क्यों करने की जरूरत नहीं है? कंप्यूटराइज बैलेंस खुद ही फॉरवर्ड कर देता है, तो हमें कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स है ये, बैड और डेट्स में बी साइलेंट है, बी नहीं पढ़ते डेट्स में। कितना था? 50, 500 है, 50 है, 500। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर, ये भी 500, ये क्रेडिट कर दिया हम। और इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? अकाउंट्स पेबल, सैलरी पेबल एंड कैपिटल, इनको भी ले जाकर हम क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट क्या क्या है इनके? 700, 1,000, 15,600, 700, 1,000 एंड 15,600। जब आप ये एंट्री बना लें, ये एंट्री बहुत काम की है, ये आगे एक टॉपिक आएगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उधर भी बनती है ये, इसको याद रखिएगा। टू रिकॉर्ड, टू ओपन ऑल अकाउंट्स, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। अब देखिए ये एंट्री बनाने के बाद अब ये सारे अकाउंट, 10 अकाउंट है ना, 10 अकाउंट लेजर में ओपन होंगे, उनके बिगिनिंग बैलेंसेस लिख देंगे हम ये सारे, और फिर अगले साल की सारी ट्रांजेक्शन जो जो आ रही होंगी वो हम एंट्री बनाते रहेंगे, और इनमें जो पोस्टिंग होगी वो इसमें होती रहेगी, और ये पुराना बैलेंस भी इसमें लिखा होगा। फिर बैलेंसिंग के वक्त ये बैलेंस उसमें ऐड होगा, जो बैलेंस होगा अगले साल के एंड में। ये ओपनिंग एंट्री पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से देखकर आप बना सकते हैं। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से देखकर बनाना जो उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, डेबिट साले लिख दो, फिर क्रेडिट साले लिख दो। लेकिन अगर आप इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से देखकर बनाना चाह रहे हैं तो यहां से देखकर भी बनाई जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर तो रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट्स ही नहीं है। तो आप क्या करें, कैपिटल तक सारे अकाउंट लेने हैं आप, डेबिट वाले डेबिट कर दें, क्रेडिट वाले क्रेडिट कर दें, लेकिन जो कैपिटल लेके जाएंगे उसमें इनकम को ऐड करके और ड्राइंग को लेस करके लेके जाएंगे। यानी ये कैपिटल लेके नहीं जा सकते आप 5,000, बल्कि इसमें इनकम को ऐड करेंगे और ड्राइंग को लेस करके लेके जाएंगे। और यही ओपनिंग एंट्री बैलेंस शीट से देखकर भी बनाई जा सकती है। कैसे बनेगी? बैलेंस शीट में डेबिट साइड जो है ना, एसेट साइड मतलब, उसमें ब्रैकेट के बगैर कौन कौन से अकाउंट है? कैश, अकाउंट रिसेबल, कमीशन रिसेबल, सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर, इनको डेबिट करना होता है। और जो ब्रैकेट के साथ अकाउंट्स हैं उनको क्रेडिट करो, और लायबिलिटी को भी क्रेडिट करो, और कैपिटल को उसके फाइनल अमाउंट से क्रेडिट करो। तो इन तमाम तीनों जगहों से आप ओपनिंग एंट्री बना सकते हैं। कहाँ कहाँ से? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से देख के बना सकते हैं, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से भी देख के बना सकते हैं, और बैलेंस शीट से भी देखकर बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपको मैं ओपनिंग एंट्री दे दूं तो आप इससे देख के बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। बैलेंस शीट में क्या करना होता है? सिर्फ करंट एसेट को करंट एसेट में डालना है, ये इसका सीक्वेंस है ना, इसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको चीजों को डालना होता है। तो आप क्या करें, ओपनिंग एंट्री से चीजों को उठा के फॉर्मेट में डाल दें।
तो ओपनिंग एंट्री से भी बैलेंस शीट बन जाएगी। मतलब डाटा अगर गिवन हो आपको, वो बोले मैं ओपनिंग एंट्री दे रहा हूँ बैलेंस शीट बनाओ, तो आप ओपनिंग एंट्री से डायरेक्ट उठा के बैलेंस शीट बना दोगे। अगर आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दिया जाए ना, तो इससे बैलेंस शीट बनाओ, ओपनिंग एंट्री बनाओ, दोनों काम हो सकते हैं। बहरहाल वी हैव कंप्लीटेड अकाउंटिंग साइकिल फॉर सर्विसिंग बिजनेस एक्सक्लूडिंग रिवर्सिंग एंट्री। रिवर्सिंग एंट्री हम बाद में करेंगे, काफी बहुत आसान है, वो 2 मिनट में हो जाएंगी। उस टाइम 2 मिनट में हो जाएंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग का अकाउंटिंग साइकिल। उससे पहले आप लोगों ने जो सर्विसिंग के बकिया अकाउंटिंग साइकिल है वो कर लिए। वो मैंने कल जो है वो आप लोगों को जब भी हैंडआउट वगैरह देखना, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, वो उसी में अपलोड कर देता हूँ। तो वहां पे मैंने अपलोड कर दिए थे। एक आध क्वेश्चन किया, 2 कर लिए, मैच कर लीजिएगा। मैच नहीं किया, आपकी बैलेंस शीट बराबर आ रही थी, बस फिर आप फॉर्मेट के लिए लाजमी मैच कीजिएगा कि आपका फॉर्मेट और वो जो फॉर्मेट है वो सेम है या नहीं है। और आज इनको देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। टुडे वी आर स्टार्टिंग अकाउंटिंग फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। सही है, तो आप जरा गौर से सुनिएगा। ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विसिंग बिजनेस में इतना कोई तब्दीली नहीं है, सेम चीजें हैं। इफ यू नो हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, how to prepare ledger, how to prepare pre-closing trial balance, how to make adjusting entries, and how to make adjusted trial balance, income statement, closing entries, ये सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में सारी आती हैं बनाना, आप आराम से कर लोगे, जो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सही, अब सुनिए गौर से। वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट अकाउंटिंग फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। कोई नई चीज नहीं है, सारी चीजें वही हैं, बस ये याद रखिएगा। आप कोई नई चीज समझने की जरूरत नहीं है, कोई नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। बस आपको जो काम दिया जाए वो काम आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि फिर हम इसके अंदर आगे बढ़ जाएं। अब उतना टाइम इसमें नहीं लगेगा जितना टाइम हमने वहां लगाया, क्योंकि हमने सारी चीजों को वहां पढ़ा है। यहाँ हमें कुछ बस इजाफी चीजें देखनी पड़ेंगी, बाकी सारा काम आपका है। तो आज इंशाल्लाह मेरा वाला काम मैं आज करके दे दूंगा आपको, फिर आपको आपका काम अलॉट कर दिया जाएगा। वी आर स्टडीइंग अकाउंटिंग फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। सबसे पहला सवाल, ट्रेडिंग बिजनेस को मर्चेंडाइजिंग बिजनेस भी कहते हैं, मैंने पहले भी बता दिया था आपको। तो यह मर्चेंडाइजिंग बिजनेस या मर्चेंडाइजिंग कंसर्न्स। अब सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या पैदा होता है कि ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विसिंग बिजनेस में क्या फर्क होगा। सर्विसिंग बिजनेस में हम क्या करते थे, इंटेंजिबल चीजें बेचते थे, गाड़ियां धो के दे रहे हैं, गाड़ियां रिपेयर कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर खोल लिया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर लॉन्ड्री खोल लिया हमने, या फिर हम कोई टैक्स का काम करके दे रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इस किस्म के काम हम सर्विसिंग बिजनेस में कर रहे थे। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज ये होगी कि यहाँ पर सर्विस बेची नहीं जाएगी। यहाँ पे क्या बेची जाएगी, गुड्स बेची जाएंगी या मर्चेंडाइज बेची जाएंगी। जो चीज बेची जाएगी ना उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स, इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज या स्टॉक। ये एक ही चीज के 4 नाम है। ये क्या चीज होती है, आइटम्स। हाँ, परचेज फॉर रीसेल, ये मैंने आपको पहले बताया था। ये 3 किस्म के होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 किस्म की मर्चेंडाइज होती है, जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में, प्रोसेस की फॉर्म में, जो वर्क इन प्रोसेस होता है, और फिनिश गुड्स की फॉर्म में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस की। तो यहाँ पे सिर्फ वही चीज मर्चेंडाइज कहलाएगी जो खरीदी है, किस लिए, बेचने के लिए स्टोर रूम में रखी हुई होगी। आइटम परचेज फॉर रीसेल, मतलब आप मेडिकल स्टोर आपने खोला हुआ है तो आपके पास दवाइयाँ होंगी, सिरप्स होंगे, जो आपने रखे हुए होंगे अपने पास बेचने के लिए, तो ये आपकी मर्चेंडाइज कहलाएगी। ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो रही है, सही। आइटम परचेज फॉर रीसेल, ये जो हम आइटम्स परचेज करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस में, ये हमारा एसिड होता है। एसिड है ना हमारा, हमने खरीद के जब स्टोर रूम में रख दिया है तो अभी तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ उससे हमें उम्मीद है कि हमें फ्यूचर में फायदा देगा। और हर वो चीज जिससे हमें फ्यूचर में फायदे की उम्मीद है वो क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। तो ये जो हमारे मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में हम खरीद के रखते हैं मर्चेंडाइज, ये हमारा एसेट है। इसको सेल करने के बाद, सर्विसिंग बिजनेस में क्या होता था कि हम सर्विस सेल करते थे। तो सर्विस सेल करके जो हम रेवेन्यू अर्न करते थे उसका टाइटल क्या होता था, कमीशन इनकम। बताइए, आप बताइए, टाइटल बताइए सर्विसिंग बिजनेस के, इनकम के टाइटल्स। तो फिर डूब मरने का मकाम है ये तो। बताओ, आप बताओ बेटा,
सर्विसिंग बिजनेस के रेवेन्यू के टाइटल्स कौन कौन से थे जो मैंने बताए थे? कोई भी 4-5 टाइटल्स बता दो यार। सर्विस इनकम, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, क्लीनिंग इनकम, ये सारे टाइटल्स है ना, आपको क्यों नहीं पता? आज क्लास में हो, कल क्या सो रहे थे आप? नहीं थे क्लास में? तो आपको पता होना चाहिए ना बेटा, ये आपको पता होना चाहिए ना। आप ग्रुप में नहीं है? हेलो, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तुम? अब बहरे हो क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में हो? व्हाट्सएप ग्रुप में हो या नहीं? आर यू इन व्हाट्सएप ग्रुप और नॉट? या बाहर जाओगे? बस ये जवाब देना था आपने। बिल्कुल आपा लग रहे हो तुम इस वक्त। बेटा ये सारी पुरानी चीजें आपको आनी चाहिए। अब्बू के साथ ऐसी बात करता है क्या? दादा अब्बू ये सबने सबको इसने बचाड़ दिया। तो वो आइटम्स, ये जो आप लोग जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है जो कि पता नहीं कुछ थोड़ा सा समझ जाएगा। तो स्टॉक, गुड्स या इन्वेंट्री ऐसी चीज होती है जो हम खरीदते हैं किस लिए? बेचने के लिए। तो इसके बारे में ये बात तो आपको पता थी। मैंने जोर देने के लिए यहाँ बताया है कि अब हम लोग सर्विस नहीं बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे या इन्वेंट्री बेचेंगे। और वो जब खरीदते हैं तो हमारा क्या होता है? एसिड होता है। गौर से सुनो भैया। लेकिन जब हम वो बेचेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने कमीशन कमा लिया या रेंट कमा लिया, जाहिर सी बात है। उस वक्त हम बोलेंगे कि हमने मर्चेंडाइज को बेचा है, और बेचने का जो टाइटल होगा ना, बेचने के बाद रेवेन्यू का जो टाइटल होगा वो क्या कहलाएगा? सेल्स। सेल्स इज व्हाट? सेल्स इज द टाइटल फॉर रेवेन्यू। टाइटल फॉर रेवेन्यू व्हेन मर्चेंडाइज इज सोल्ड। जब मर्चेंडाइज को बेचेंगे तो जो रेवेन्यू का टाइटल यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा? सेल्स। और क्योंकि सेल्स रेवेन्यू का टाइटल है, इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज नेचर क्या होगी इसकी? रेवेन्यू। हम रिकॉर्ड करेंगे बाकायदा कि हमने इतना पैसा कमा लिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने गुड्स परचेज की 1 लाख रुपए की, ये हमारा एसिड है। उसमें से हमने 40,000 वाली गुड्स 60,000 में बेच दी। कितने में बेची है हमने? 60,000 में। तो 60,000 हमारी क्या कहलाएगी? सेल्स। क्या कहलाएगी? सेल्स। ट्रेडिंग बिजनेस में रेवेन्यू का एक ही टाइटल है, एक ही टाइटल है। आपको कोई और रेवेन्यू का टाइटल इसमें यूज नहीं करना है, आपको एक ही टाइटल यूज करना है रेवेन्यू का, दैट इज सेल्स। हाँ, अब इसमें जब आप गुड्स को सेल कर देंगे तो गुड्स थी कितने की जो मैंने बेची? अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको, 40,000। तो वो जो गुड्स थी ना हमारी 1 लाख रुपए की, जब हमने इनिशियली उनको परचेज किया तो वो सारी क्या थी? हमारा एसिड थी। लेकिन अब जब वो बिक गई है तो उसे हम एसिड नहीं कहेंगे और उसका हम टाइटल नहीं, सेल्स तो रेवेन्यू का टाइटल है। जब उसे सेल कर देंगे तो जो गुड्स हमने बेच दी है उसको नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। किसका नाम देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं समझा रहा हूं आपको, अभी कंप्लीट नहीं हुई बात। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? ये कॉस्ट है किसकी? कॉस्ट ऑफ द गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री सोल्ड। ये हमारा एक्सपेंस होती है। क्या होती है ये? एक्सपेंस। क्या मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की गुड्स आपने परचेज की, ये आपका क्या था? एसेट। देखें, एक्सपेंस को आप नॉर्मली क्या समझ रहे हैं? क्या जो चीज यूज हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, बेनिफिट दे देगी, वो एक्सपेंस है। अब एक बात और सुन लें, हर वो चीज जिसको जिस पर्पस के लिए लाया गया, अगर उसने वो पर्पस पूरा कर दिया ना, वो एक्सपेंस बन जाती है। जिस पर्पस के लिए लाए मतलब वही बेनिफिट, लेकिन उसका पर्पस चेंज होता है ना। गुड्स को हम परचेज करते हैं बेचने के लिए, सप्लाईज को परचेज करते हैं यूज करने के लिए। तो अगर यूज करने के लिए लाए थे और यूज कर लिया तो वो एक्सपेंस होकर बेनिफिट दे देगा। लेकिन गुड्स को लाए थे बेचने के लिए, तो जितनी गुड्स बिक जाएंगी ना वो एसिड नहीं होती, वो एक्सपेंस बन जाती है। अब 1 लाख की गुड्स में से कितने वाली गुड्स बिक गई? 40,000। तो 40,000 को हम इन्वेंट्री नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो बच गई है इन्वेंट्री, कितनी बच गई? ये 60,000 की इन्वेंट्री क्या कहलाएगी? एसिड कहलाएगी। 1 लाख की गुड्स में से 40,000 की गुड्स जो बिक गई है उसको आप बोलेंगे कॉस्टिंग। सिंपल सा पॉइंट है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगवाना मुझे इसमें। 1 लाख की गुड्स में से 40,000 वाली गुड्स जो बिक गई हैं वो 40,000 क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स। और जो 1 लाख की गुड्स है उसमें से कितने की गुड्स बच गई, ये अभी हमारा क्या कहलाएगा? एसिड। इनिशियली पूरा 1 लाख एसिड था, अब कितना एसिड है? 60,000 का एसिड है, 40,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स। लेकिन ये गुड्स हमने बेची कितने में थी? फिर 60,000 में हमारी क्या कहलाएगी? रेवेन्यू। सेल्स में आप कौन सा अमाउंट शो करेंगे? जितने में आपने सेल किया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन सा अमाउंट डालेंगे आप? जितने की वो थी जो बिक गई।
पिछले जो सर्विसिंग बिजनेस में कॉस्ट नहीं होती थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होती थी, क्योंकि हम जो सर्विस देते थे वो हम खरीदते थोड़ी थे, लेकिन यहाँ गुड्स हम खरीदते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जो इन्वेंट्री है ना उसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे, एक वो जो बिक गई और एक वो जो नहीं बिकी। जो बिक गई है उसका नाम हमने चेंज करके रखा हुआ है, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो बच गई है उसका नाम हमने चेंज करके रखा हुआ है, वो नाम क्या है, इन्वेंट्री है। यानी कि देखिए हम ऐसे करेंगे, हमने इन्वेंट्री परचेज की तो हम एंट्री बनाएंगे। जैसे हम दूसरे एसिड परचेज करते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं हम, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, या फर्नीचर डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। उधार पे खरीदेंगे या कैश पे खरीदेंगे। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने इन्वेंट्री खरीदी कैश पर, तो क्या एंट्री बनाओगे, इन्वेंट्री डेबिट। तो मैं देखें एंट्री, ये एंट्री में डायरेक्ट पोस्ट कर रहा हूं। आप लोगों ने मुझे एंट्री बताइए, एंट्री बताइए परचेज की। आप लोग भले एंट्री हटाओ, डायरेक्ट कर दो। इन्वेंट्री को आप डेबिट करेंगे कितने से, फॉर एग्जांपल 1 लाख से, और सामने क्या लिख देंगे आप, कैश। ये हमने एंट्री पोस्ट कर दी। फिर उधार पे इन्वेंट्री खरीदी, अभी एसिड है, एक्सपेंस हो गई, अभी तो एसिड है क्योंकि बेचा तो है ही नहीं हमने। फिर इन्वेंट्री आपने खरीदी 2 लाख की उधार पर, तो क्या एंट्री बनाओगे, इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो इन्वेंट्री फिर डेबिट हो गई 2 लाख से, सामने क्या लिख दिया आपने, अकाउंट्स पेबल। ये आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट इन्वेंट्री के अकाउंट में जमा हो गई। अभी 1 रुपए की भी इन्वेंट्री सेल आउट नहीं हुई। अब एज्यूम करें इस 3 लाख की इन्वेंट्री में से मैंने 80,000 वाली इन्वेंट्री 1 लाख में बेच दी, तो ये जो इन्वेंट्री थी वो कितने की थी जो बिकी है, 80,000। तो आप बोलेंगे अब ये इन्वेंट्री जो 80,000 की बिक गई है ना, ये इन्वेंट्री नहीं रही, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गई है। तो आप एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो ये जो अभी डिस्कशन हो रही है ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विसिंग एंड। अब जो लोग ये ना जानते हो वो ट्रेडिंग बिजनेस में घूम रहे होंगे। बाकी कोई काम मेरा करवाने का नहीं है, मैं आपको शुरू वाला काम जो करवा रहा हूं बस यही काम है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सारा आप लोग कर करके सीखोगे, मतलब सॉल्व करोगे, उससे समझ में आएगा। अब इन्वेंट्री तीसरी ट्रांजेक्शन में सेल हुई है, तो आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री के अकाउंट में से कॉस्ट को निकाल देंगे। बिक गई ना वो, तो उसे निकाल देंगे। इसमें से कितनी कॉस्ट निकालेंगे, 80,000 कॉस्ट निकाल देंगे, और इसको कहाँ डाल देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। यानी आप नाम चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज ऐसे नहीं होता, आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री बनानी पड़ेगी। इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे। बाकायदा एंट्री बन रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सामने क्या लिखूंगा, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में सामने क्या लिखूंगा, यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस तरीके से आपने वो कॉस्ट इन्वेंट्री की जो बिक चुकी है उसे इन्वेंट्री के अकाउंट से निकालकर किस में ट्रांसफर कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अब कितने का बेचा था आपने इस इन्वेंट्री को, 1 लाख का। तो 1 लाख से आप रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू की सर्विसिंग बिजनेस में क्या एंट्री बनती थी, कमीशन इनकम की बना लो। नॉर्मल जो कलेक्शन होती थी, इनकम कमाते थे, कैश डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। तो यहां पर भी एंट्री बनेगी, कैश डेबिट होगा, लेकिन कमीशन इनकम थोड़ी लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। देखिए ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे सेल्स का टाइटल है, तो यहाँ पे अकाउंट ओपन होगा किसका, सेल्स का। और सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। कितने से, 1 लाख रुपए से। 80,000 की गुड्स 80,000 में थोड़ी बेचेंगे आप, सेल्स मीन्स कितने में सेल किया है आपने। तो देखिए हमारे पास क्या काम हुआ, जब इन्वेंट्री हमने खरीदी तो इन्वेंट्री डेबिट हुई, लेकिन जब इन्वेंट्री बिकेगी तो उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब जितने में खरीदा था, उसको इन्वेंट्री से क्रेडिट करके इसमें ट्रांसफर कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अगर आपने ये नहीं किया, इन्वेंट्री बिक गई और आपने कॉस्ट को इन्वेंट्री के अकाउंट से क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर नहीं किया, तो इन्वेंट्री के अकाउंट में आपको अभी कितना नजर आ रहा है, इन्वेंट्री के अकाउंट में 3 लाख तो नजर नहीं आ रहा अभी तो 3 लाख में से 80,000 लेस हो जाएंगे ना, क्रेडिट हो रहा है, तो इसमें कितना बैलेंस आ जाएगा। बेटा जो आप खा रहे हैं थूक के आइए बाहर प्लीज, ईटिंग इज नॉट अलाउड इन द क्लासेस, यू डोंट नो, आई एम सॉरी, लेकिन ये अलाउ नहीं है बेटा। 3 लाख में से 80,000 लेस करें, कितना आ जाएगा, 2,20,000, सॉरी हाँ 2,20,000 तो आएगा। हाँ हाँ, तुम्हें सवाल का जवाब देने की मैं अभी खुद कोशिश कर रहा हूं। नहीं नहीं भाई, ट्रेडिंग बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में
रेवेन्यू का एक ही टाइटल है सेल्स. सेल्स इज द टाइटल दैट इज यूज्ड इंटरनेशनली टू शो द रेवेन्यू दैट हैज बीन अर्न्ड बाय सेलिंग मर्चेंडाइज. वो तो सर्विसिंग बिजनेस में आपके पास सेवरल टाइटल्स हैं. सर्विसिंग बिजनेस में आप चाहें जो टाइटल खुद भी बना सकते हैं और टाइटल मौजूद भी हैं, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में एक ही टाइटल है और पूरी दुनिया यही यूज़ करती है. तो हमें भी यही यूज़ करना है. अपनी तरफ से हम टाइटल्स बनाएंगे नहीं, इसमें हमें यही टाइटल यूज़ करना है. जब भी मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्रेडिंग बिजनेस में एक ही टाइटल है और यही टाइटल रहेगा और ये कभी भी चेंज नहीं होगा. सेल्स का ही टाइटल यूज़ करना है. सर्विसिंग बिजनेस में यू हैव द ऑप्शन कि आप डिफरेंट टाइटल यूज़ कर सकते हो. क्या बोल रहे हैं? कहाँ पर? हम तो कमीशन इनकम लिखते थे ना, उसकी कमीशन इनकम की जगह पे हम सेल्स लिखेंगे, क्योंकि हम कमीशन तो अर्न नहीं कर रहे. यानी एंट्रीज मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि जब हम एंट्रीज बनाते थे ना, कैश डेबिट सेल्स, कैश डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट, उस रेवेन्यू के टाइटल की जगह पे सेल्स आएगा. लेकिन सेल करते वक्त वहाँ पे सिर्फ जो रेवेन्यू हम अर्न करते थे वहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू की एंट्री बनती थी. कैश डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कंसल्टेशन इनकम क्रेडिट ये बनती थी ना. लेकिन अब दो एंट्रीज बना करेंगे सेल्स के वक्त. एक तो रेवेन्यू की एंट्री कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये रेवेन्यू की एंट्री है, इसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश आ गया रेवेन्यू बढ़ गई. और दूसरी एक और एंट्री बनाएंगे आप, और वो एंट्री क्या बनेगी कि आप कॉस्ट को मर्चेंडाइज के अकाउंट से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करेंगे. ये बताएंगे कि अब ये मर्चेंडाइज हमारा एसेट नहीं रही, अब ये एक्सपेंस बन गई, बिक गई. आपको दो काम करने पड़ेंगे अब ट्रेडिंग बिजनेस में. रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करो और कॉस्ट को इन्वेंट्री के अकाउंट से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर भी करो. और रेवेन्यू के लिए भी एक ही टाइटल यूज करो, दैट इज सेल्स. यही तरीका होगा. कॉस्ट को इन्वेंट अगर ये मैं ना करूं ना, इन्वेंट्री को क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर ना करूं, तो इससे क्या होगा, आपके इन्वेंट्री के अकाउंट में फिर भी कितने, अगर मैं ना करूं क्रेडिट तो 3 लाख रुपए नजर आ रहे होंगे ना. तो इन्वेंट्री का अकाउंट हमें क्या शो कर रहा होगा कि हमारे पास आज कितने की इन्वेंट्री है, 3 लाख की. हालांकि उसमें से 80,000 की तो बिक चुकी होगी. तो क्या आप अपने अकाउंट को अपडेट नहीं करोगे? जैसे इन्वेंट्री बिकेगी आप फॉरन इन्वेंट्री के अकाउंट से निकाल के कॉस्ट को कहाँ ट्रांसफर करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. अगर आपने ये नहीं किया तो आपका इन्वेंट्री का अकाउंट तो गलत चीज शो कर रहा है. इसी वजह से, लेकिन ट्रेडिंग सर्विसिंग बिजनेस में ना ऐसा कुछ नहीं था ना, हम डायरेक्ट बस सर्विस देते थे, तो फिर हमारे पास सिर्फ रेवेन्यू की एंट्री बन जाती थी. लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू की एंट्री भी बनेगी, और रेवेन्यू की एंट्री कितने अमाउंट से बनेगी, जितना अमाउंट कस्टमर से लेना है. और एक बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ाकर डेबिट करेंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे. कितने अमाउंट से बनेगी, जितने अमाउंट की इन्वेंट्री हमने खरीदी थी और बिक गई. सही, जितने वाली बिक गई हमारी वैल्यू जितने पर हमने खरीदी थी. लेकिन दो एंट्रीज बनेंगी. यहाँ पर इधर आए, मैं आपको दोनों एंट्रीज यहाँ बता रहा हूँ. एक तो एंट्री बनेगी, परचेज वाली नहीं बता रहा हूँ, सही, परचेज वाली तो सिंपल है. सेल के वक्त एक एंट्री बनेगी रेवेन्यू की. रेवेन्यू की क्या एंट्री बनेगी, कैश या अकाउंट्स रिसीवेबल को आप डेबिट करेंगे. कितने से हमने किया इसको, 1 लाख. और इसके अलावा आप क्रेडिट किससे करेंगे, सेल्स को. ये वही एंट्री है सर्विसिंग बिजनेस वाली, बस हमने रेवेन्यू का टाइटल चेंज कर दिया. इस तरीके से आप एंट्री बनाएंगे और नरेशन लिखेंगे. मैं आपको ये सारी एंट्रीज अभी दिखाने वाला हूं, अलग से मैंने लिख के भी रखी हुई आपके लिए. टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन कैश या फिर ऑन क्रेडिट. ये तो रेवेन्यू की एंट्री है. इसमें आपने रिकॉर्ड किया कि मेरे पास कैश आ गया या आएगा, और रेवेन्यू बढ़ा के आपने क्रेडिट कर दी. और एक एंट्री और आप बनाएंगे, उसमें आप इन्वेंट्री को करेंगे क्रेडिट. क्यों इन्वेंट्री को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास से चली गई. हाँ, और अपना एक एक्सपेंस बढ़ाएंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यू आर कन्वर्टिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ऐसा करने का भी आपको एक फायदा भी नजर आएगा. देखिएगा, 80,000 से आप डेबिट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और 80,000 से इन्वेंट्री को क्या कर देंगे, क्रेडिट. नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इन्वेंट्री को कम कर रहे हैं. लेकिन एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, ये साल के दौरान बनती है. एडजस्टिंग एंट्री तो साल के एंड में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के वक्त बनाते हैं. टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात है. कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दो एंट्रीज बनानी होती है, एक रेवेन्यू की और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इस तरीके से काम होगा. अब सुनिएगा जरा, अब इससे फायदा क्या है.
इससे फायदा ये है कि आप जब ये एंट्रीज बना लोगे तब आपके पास दो अकाउंट नजर आ रहे हैं, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स, तीन अकाउंट नजर आ रहे हैं, उनमें से दो की बात कर रहा हूं, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक सेल्स। सेल्स क्या शो कर रही है? 1,00,000 रुपए मिले, है ना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या शो कर रहा है कि जो बेचा था वो हमें 80,000 का पड़ा था, तो प्रॉफिट नजर आ रहा है आपको 20,000। कैसे निकालेंगे? इस सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देंगे। लेकिन एज्यूम करें ये सेल्स तो आपको पता हो लेकिन ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता ना हो, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसी वजह से हम इन्वेंट्री जो बिक गई है उसको इन्वेंट्री में नहीं रख रहे, उसे इन्वेंट्री से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी इस वजह से ही ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पहली बात है इन्वेंट्री रही नहीं, तो उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना चाहिए। दूसरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालने की वजह से प्रॉफिट की कैलकुलेशन में सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले लेस किया जाएगा। वहां पे कैसे प्रॉफिट निकलता था सर्विसिंग बिजनेस में? हाँ, मतलब सारी रेवेन्यूज लिखते थे, एक्सपेंस लेस करते, लेकिन यहाँ प्रॉफिट निकालने के लिए अब एक स्टेप बढ़ गया। सेल्स हमारी रेवेन्यू होगी, कमीशन इनकम, फी इनकम की जगह पे सेल्स आएगी। सेल्स में से हम पहले क्या लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि 1,00,000 की गुड्स बेची हैं, हमें 80,000 की पड़ी थी, तो 20,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। फिर ये जो प्रॉफिट आएगा ना, इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस मतलब अभी इसमें से और भी चीजें लेस होंगी, और क्या लेस होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सर्विसिंग बिजनेस में लेस होते थे, वैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होंगे। वहां के इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज में से बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होते थे, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू में से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होगा, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होंगे। तो मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि whensoever you sell goods in trading business, you have to transfer the cost of inventory sold from inventory account to cost of goods sold account. And if you cannot do it, you cannot determine profit. In order to determine profit, you have to deduct cost of goods sold from sales. Sales is revenue, and the largest expense in trading business is cost of goods sold. इसको पहले लेस करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। अभी मैं आपको इसके इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा और आगे भी चीजें देखेंगे। बस मेन बात ये याद रखें कि ट्रेडिंग बिजनेस का मेन काम ही यही है। क्या काम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। सबसे मेन काम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। क्यों भाई? सेल्स तो रिकॉर्ड करना कोई मसला ही नहीं है ना यार। 1,00,000 का बेचा, अब तुम दुकान चला लो, तुमने 1,00,000 की एक गुड बेची, तो आप एंट्री बना दोगे क्या? डेबिट सेल्स क्रेडिट। उधार में बेचा, अकाउंट से डेबिट सेल्स क्रेडिट। मसला क्या है? आपको ये मालूम करना है कि जो बेचा था कितने का, ताकि आप एक और एंट्री पास कर सको। क्या एंट्री बताओ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां से आया है? इन्वेंट्री से आया है ना, तो आप सेल्स क्यों बोल रहे हो? जी आप बताएं, जल्दी से बताएं ताकि मुझे आगे बताएं। इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री क्रेडिट का मतलब है इन्वेंट्री से कॉस्ट निकल रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जा रही है। तो कौन कौन से दो काम करने पड़ते हैं सेल्स के वक्त? रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करनी है। और बताएं दोबारा से बताएं। पहला काम क्या करेंगे आप? रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड होती है, जैसे हम सर्विसिंग बिजनेस में करते हैं। कैसे रिकॉर्ड होगी? सेल्स क्रेडिट होगी, रेवेन्यू की जगह पर सेल्स आएगी और कैश या अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ा के डेबिट कर देंगे। दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करनी पड़ेगी। कितने अमाउंट से? जितनी कॉस्ट वाली इन्वेंट्री सेल हो गई है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? एंट्री क्या बनाएंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अमाउंट कहां से आया? इन्वेंट्री का अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, जब इसे कहते हैं कॉस्ट फ्लो। कॉस्ट फ्लो हो रही है फ्रॉम इन्वेंट्री अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों फ्लो हो रही है? क्योंकि इन्वेंट्री बिक गई। अगर मैं दोबारा इन्वेंट्री बेचूं, अब मैंने 20,000 वाली इन्वेंट्री 30,000 में बेच दिया, एज्यूम करें, तो क्या होगा? दोबारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाएगी 20,000, और ये 20,000 यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगी 20,000, क्योंकि अब ये इन्वेंट्री ऐसी नहीं रही। और आप यहाँ लिख देंगे इन्वेंट्री का अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, और यहाँ आप लिखेंगे ये कहाँ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले गए। जब इन्वेंट्री बिकेगी और सेल्स भी रिकॉर्ड हो जाएगी, कितने की बेची आपने, तो आप क्या करेंगे? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 30,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स अलग अलग चीजें हैं। सेल्स रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है। अगर फॉर एग्जांपल फिर मैं 1,20,000 वाली इन्वेंट्री बेच दूं तो क्या करोगे? 1,20,000 वाली इन्वेंट्री 1,50,000 में बेच दी, सेल्स क्रेडिट 1,50,000
कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करो ना। सेल्स की एंट्री अलग बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री अलग है, इनको मिक्स नहीं करना है आपने। सेल्स क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 1,50,000। दूसरा काम डेबिट, हाँ 1,00,000 जो भी था 1,20,000। हाँ इन्वेंट्री क्रेडिट, ये आपने क्यों किया इन्वेंट्री क्रेडिट? क्योंकि इन्वेंट्री अब एसिड नहीं रही, बिक गई, और बिक गई तो उसे कम करके क्रेडिट करके एक्सपेंस बना रहे, इसी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट पर इस वजह से जोर दे रहा हूं क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चले आगे चलते हैं। ओके, टुडे वी हैव स्टार्टेड अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग कंसर्न्स। मैंने आपको पहले थोड़ा रफ आइडिया दिया है क्योंकि यहाँ पर भी मैं लिख नहीं सकता हूँ, इस वजह से वहां पर मैंने आपको तकरीबन कुछ बिगिनिंग चीजें बता दी। अभी हम सारी उन बातों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे जो कि डिफरेंस है बिटवीन ट्रेडिंग एंड सर्विसिंग बिजनेस। सही, तो आप जरा गौर से देखिएगा और कुछ नई बातें आपके सामने आने वाली है। ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि ट्रेडिंग बिजनेस में हमारे पास इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज, गुड या स्टॉक होगी और इसकी नेचर क्या है? एसेट। और इसकी डेफिनेशन भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, हर वो चीज जो खरीदी जाए बेचने के लिए, और नीचे भी इसकी डेफिनेशन है वही जो मैंने IAS 2 वाली आपको बताई थी, इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक नया टाइटल हमारे पास आ गया ट्रेडिंग बिजनेस में, और इसकी नेचर क्या होती है? एक्सपेंस। ये वो इन्वेंट्री होती है जो बिक गई, तो इसके बारे में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या मतलब है इसका? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? नॉर्मली जिसका बिजनेस करते हो वो बेचोगे तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट होगा। अब आप फर्नीचर यूज कर रहे थे अपने पास, उस फर्नीचर को बेच दिया तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बनाएंगे आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको बनाएंगे? जिसका आप कारोबार करते हैं। आप क्या बेचते हैं? आप कंप्यूटर बेचते हैं, तो कंप्यूटर खरीदोगे तो वो इन्वेंट्री होगा, बिकेगा तो इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। आप कंप्यूटर बेचते नहीं है, आपका तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ऐसे में अगर आप कंप्यूटर बेच दें तो कंप्यूटर को क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बना देना उठा के। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द टाइटल दैट इज यूज्ड फॉर योर इन्वेंट्री, जिसका आप कारोबार करते हैं। ओके, सेल्स एक नया टाइटल आएगा कि रेवेन्यू के लिए हमेशा आप क्या यूज होगा? सेल्स। नेचर क्या है रेवेन्यू? द प्राइस एट विच द गुड्स हैव बीन सोल्ड इज सेल्स। आपके दोस्त हैं ये आपके दोस्त हैं? हाँ, तो इनको थोड़ा सा प्रीवियस बता दीजिएगा कि कैसा सर्विसिंग बिजनेस का काम नहीं होगा ना इनका, तो इन्हें आगे समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो प्लीज आप इनके साथ कोऑपरेट करें और आपको जो प्रॉब्लम हो आप कम्युनिकेट करें। काम करने वाला जो बच्चा है वो अच्छा बच्चा है, उसकी हम हर तरीके से हेल्प कर सकते हैं ना। ये तीनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं अभी पीछे। सही, ओके। अब वो चीज आ रही है जिसके लिए हमने सारी बातें की थी, और वो भी मैं ओरल तो बता चुका हूं आपको कि इनकम स्टेटमेंट जो है ना ट्रेडिंग बिजनेस का, वो सर्विसिंग बिजनेस से अलग है। सर्विसिंग बिजनेस का अभी आप लोग खुद भी बना के आ रहे हैं, रेवेन्यूज लिखिए, एक्सपेंसेस लेस कर दिया ऑपरेटिंग। लेकिन यहां पर देंगे इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? पहले लेंगे सेल्स, जैसे 5 लाख रुपए नजर आ रही है, फिर उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स मतलब 5 लाख रुपए में बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब हमने खुद 3,50,000 का खरीदा था। जब 3,50,000 का हमने खरीदा, 5 लाख का बेचा, 1.5 लाख का फायदा हुआ ना। इस 1.5 लाख को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस भी हो सकता था ये, अगर ये नेगेटिव आता तो। ये मैंने दोनों यहां इस वजह से लिखे हैं कि मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूं आपको। ऊपर क्या लिखा हुआ है? कंडेंस्ड। कंडेंस मतलब ये इनकम स्टेटमेंट छोटा करके दिखाया जा रहा है, अभी आगे जाके फैल जाएगा ये। अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता ही ना हो तो आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। अगर आपको रेवेन्यू पता ना हो तब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों मालूम होना जरूरी है। क्या क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, रेवेन्यू भी। फिर जब ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ना, तो इसमें से जैसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते थे सारे, वो लेस होंगे, फिर इनकम या लॉस आ जाएगा। हमारे पास वहां क्या था? रेवेन्यू लिखी और डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दी। यहां एक स्टेप बढ़ गया कि पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करो, फिर उसके बाद अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करो। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर काम ज्यादा हो रहा है ना। कैसे? खरीदो फिर बेचो। वहां क्या था? खरीदना नहीं पड़ रहा था, डायरेक्ट सर्विस दे दो। इसका मतलब है वहां पर कमाना आसान है, डायरेक्ट सर्विस दो, पैसे ले लो, सर्विस दो, पैसे ले लो। यहां पे कमाने के लिए खरीदो फिर बेचो फिर पैसे लो। एज्यूम करो गुड्स उधार में बेच रहे हो। हमेशा आप ये एज्यूम करें समझने के लिए कि उधार में काम चल रहा है, ताकि प्रोसेस को लंबा कर सके ना, फिर समझ में पूरा प्रोसेस आएगा। 3 ही बातें हुई ना ट्रेडिंग बिजनेस में, खरीदो, उधार में बेचो और फिर कैश कलेक्ट करो।
पहला काम खरीदना है, गुड्स खरीदनी पड़ेगी। दूसरा काम उसको बेचोगे उधार पे तो अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। तीसरा फिर उसे कलेक्ट करना पड़ेगा। सर्विसिंग बिजनेस में क्या था, सर्विस दो उधार पे, रिसीवेबल आ गया, फिर बाद में उसे कलेक्ट कर लो। दो काम थे वहां पे। ये जो काम है अगर आप ना करें, कौन कौन से, ट्रेडिंग बिजनेस की एग्जांपल ले लें, गुड्स खरीदो, उधार पे बेचो, फिर कलेक्शन करो। अगर आप ये काम ना करें तो आप बिजनेस में जो मेन बिजनेस करने के लिए बैठे हैं वो चलेगा आपका। आप बोले नहीं मैं इन्वेंट्री नहीं खरीदूंगा, नहीं मैं इन्वेंट्री बेचूंगा नहीं, या आप बोले मैं कस्टमर से कलेक्शन नहीं करूंगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आप बिजनेस कर रहे हैं ना। तो ये तीनों काम है ना, कौन कौन से, खरीदना, बेचना और फिर कैश कलेक्ट करना, ये आपको हर कस्टमर के साथ करने पड़ते हैं। एक कस्टमर आया, उसने बोला गुड्स दो, आपने गुड्स बेची, उधार पे बेची, फिर उसके बाद पहले खरीदी थी, फिर उधार पे बेची, फिर कलेक्ट किया। तो ये पूरा प्रोसेस लगता है अपने एक सेल के साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक सेल के साइकिल को कंप्लीट करने के लिए तीनों काम करने पड़ रहे हैं, खरीदना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है और कैश कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये तीनों कामों का मजमुआ कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? अकाउंटिंग साइकिल नहीं। अकाउंटिंग साइकिल क्या था? पूरे साल में हम जितने अकाउंटिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं उन सब के मजमुए को हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। एनालिसिस से लेकर ओपनिंग एंट्री और रिवर्सिंग एंट्री तक सारे काम अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है। जबकि ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में मैं क्या कह रहा हूं, गुड्स खरीदना, बेचना और कैश कलेक्ट करना ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। अगर मैंने मिस्टर अमजद को के लिए गुड्स खरीदी, उनको बेची और दो, मतलब मैंने खरीदी गुड्स, 5 दिन अपने पास रखी, वो आए नहीं, फिर वो आए, मैंने उनको गुड्स बेच दी उधार पे, 5 दिन बाद पैसे कलेक्ट हो गए। मुझे कितने दिन लगे ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने में? 10 दिन। तो 10 दिन ये जो ऑपरेटिंग साइकिल मेरा बना ना, ये 10 दिन का बना। फिर आए, कौन आया? सगीर आया। सगीर को मैंने गुड्स खरीदी, उसके लिए 3 दिन तक मेरे पास गुड्स नहीं, उधार ले गया, 13 दिन बाद पैसे दिए। पैसे जिस दिन दिए उसका ऑपरेटिंग साइकिल खत्म। कितने दिन लगे? 16 दिन। इस तरीके से जितने कस्टमर्स होंगे उतनी मर्तबा मुझे ये साइकिल परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मुझे बताएं साल में कितने ऑपरेटिंग साइकिल परफॉर्म करूंगा मैं? ये ऑपरेटिंग साइकिल बताने का भी मकसद है। नहीं, हर ऑपरेटिंग साइकिल में 3 काम होते हैं ट्रेडिंग बिजनेस में। कितने ऑपरेटिंग साइकिल करूंगा? जितनी सेल्स होंगे, जितने कस्टमर मुझसे खरीदेंगे उतने ऑपरेटिंग साइकिल होंगे। अब एक कस्टमर ने अगर मुझसे 50 मरतबा खरीदा है तो एक ही कस्टमर के 50 ऑपरेटिंग साइकिल हो गए। अलग अलग होंगे ना सारे। इसका मतलब है कि एक साल में मैं एक से ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल परफॉर्म कर सकता हूं, सैकड़ों ऑपरेटिंग साइकिल, हजारों। अच्छा एक बात बताएं, एक कस्टमर के लिए मैंने गुड्स खरीदी, 30 दिन बाद लेके गया और 2 साल बाद पैसे दिए। अब इसका ऑपरेटिंग साइकिल कितना बड़ा है? 2 साल, बल्कि 2 साल 3 महीने, 2 साल 1 महीने। इसका मतलब है ऑपरेटिंग साइकिल एक अकाउंटिंग साइकिल से भी बड़ा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑपरेटिंग साइकिल 1 दिन में खत्म हो जाए। जितने ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल होंगे और जितनी छोटी मुद्दत के होंगे उतना ज्यादा मुझे फायदा होगा। तो और मेरा ऑपरेटिंग साइकिल जितना छोटा होगा उतना मुझे फायदा होगा। देखिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ा होता है। रॉ मटेरियल खरीदो, लेबर लाओ, मशीनें लगाओ, गुड्स प्रोड्यूस करो, कितने उसमें मेहनत लगेगी, फिर उसके बाद उसे लेके जाओ स्टोर रूम में रखो, फिर सप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर उन्हें बेचो, कस्टमर खरीदेगा, फिर पैसे आएंगे। बड़ा लंबा उनका अकाउंटिंग साइकिल है, सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन अभी हम 2 ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे बिजनेस में पेपर में ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, तो आप अकाउंटिंग साइकिल के बारे में नहीं लिखते ना। बोलना ऑपरेटिंग साइकिल इज द पीरियड इन विच गुड्स आर सोल्ड एंड कैश इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। यानी कि एंड तक लेके जा रहे हैं, गुड्स आर सोल्ड एंड कैश इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। वो पूरा जो डेज है वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखिए 2 ऑपरेटिंग साइकिल आपको दिखाई जा रही है। सर्विसिंग बिजनेस के लिए इसमें आ जाओ, पहले ये देखो, पहले आप जरा तस्वीरें देखेंगे तो आपको जरा समझ में आएगा। सर्विसिंग बिजनेस में क्या हुआ कि हमने सर्विस अंजाम दी, परफॉर्म, यहां से शुरू कर रहे हैं हम। सर्विस अंजाम दी, कार वार रिपेयर हुई, मतलब तो अकाउंट रिसीवेबल आ गया। जिसकी कार रिपेयर की उसने बोला बाद में पैसे दूंगा, तो ये पहला काम हुआ, सर्विस अंजाम दी, अकाउंट रिसीवेबल आ गया, एक काम हुआ। दूसरा काम, फिर हमने उसे मेल की पैसे दो भाई, तो कैश रिसीव हो गया। ये 2 काम है ना, सिर्फ परफॉर्म किया सर्विस, अकाउंट रिसीवेबल आया, फिर मेल की, कैश रिसीव किया तो कैश आ गया। भाई यही 2 काम हम हर कस्टमर के साथ करते रहते हैं।
जबकि ट्रेडिंग बिजनेस में देखिए आप, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर क्या हुआ, पहले हमने बाय की इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री हमारी दुकान पे आ गई, तो बाय करने की वजह से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यानी कि गुड्स हमारे पास आ गई, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सेल किया, पैकिंग हो रही है, और पैकिंग करके सेल किया तो क्या आ गया, अकाउंट रिसिवेबल, 2 काम हो गए। तीसरा काम फिर मेल किया तो कैश रिसीव हो गया, तो 3 काम हो रहे हैं यहाँ पर। अब देखें इधर आ जाए वापस, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि सर्विसिंग बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू द डेज रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस टू रेंडर द सर्विस, पहला काम। दूसरा काम, कलेक्ट कैश फ्रॉम द सेल ऑफ सर्विस। 2 काम होने इसमें जो ऐड हुए हैं, सर्विस अंजाम दो, कैश कलेक्ट कर लो। जबकि यहां देखिए आप, एन ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू द डेज रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस टू रिसीव इन्वेंट्री, सेल द इन्वेंट्री एंड कलेक्ट कैश। 3 काम, इन्वेंट्री आएगी, सेल करेंगे, कैश कलेक्ट करेंगे। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जितने अरसे में अपना रेवेन्यू का चक्कर कंप्लीट कर लें किसी भी कस्टमर का, तो वो ऑपरेटिंग साइकिल कराते तो ठीक होगा। एक ही साल में हजारों ऑपरेटिंग साइकिल हो सकते हैं। एक ऑपरेटिंग साइकिल एक दिन का भी हो सकता है, और एक ऑपरेटिंग साइकिल एक अकाउंटिंग साइकिल से भी बड़ा हो सकता है। जितने ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल होंगे और जितने छोटे ऑपरेटिंग साइकिल होंगे उतना बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। ओके, दिस ऑपरेटिंग साइकिल टर्म विल बी यूज्ड इन योर लर्निंग थ्रू आउट। आगे जाके बहुत आएगा ये ऑपरेटिंग साइकिल। डिस्टिंक्शन रखिएगा बिटवीन अकाउंटिंग साइकिल एंड ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल जो है ना, अकाउंटिंग साइकिल वो अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स का नाम है। जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, एडजस्टमेंट बनाओ, ओपनिंग, वो प्रोसीजर्स हैं पूरे साल के। जबकि ऑपरेटिंग साइकिल अकाउंटिंग प्रोसीजर नहीं है, ये वो काम है जिनको रेवेन्यू को अर्न करने के लिए करते हैं। 2 तरीके से एक्सप्लेन होता है ऑपरेटिंग साइकिल। या तो आप कहेंगे वो काम जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए और कैश को कलेक्ट करने के लिए किया जाए, या आप ये बोलेंगे वो देश, वो दिन जिसमें ये काम हो, वो दिन भी ऑपरेटिंग साइकिल कहलाते हैं। मैंने आपको क्यों बताया ऑपरेटिंग साइकिल, इस वजह से जो ट्रेडिंग बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है, देंगे उसमें 3 काम हो रहे हैं, ये मैंने आपको दिखाया है। इसमें तीनों जो काम है ना, तीनों की अलग अलग अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल। 3 अकाउंटिंग आ गई अभी ट्रेडिंग बिजनेस में। आपको लाकर पहले तो ये बताया ना कि यहाँ गुड्स बेची जाएंगी, जितने की गुड्स बेचोगे वो सेल्स रेवेन्यू होगी, और जितने की वो थी उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दोगे, वो हमारा एक्सपेंस होगा। इनकम स्टेटमेंट का इसका फॉर्मेट अलग हमने बताया कि सेल्स में से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, फिर एक्सपेंसेस लेस करोगे। फिर उसके बाद आपको दिखाया कि भाई इसमें 3 काम हो रहे हैं, गुड्स खरीदी भी जा रही है, बेची भी जा रही है, कैश भी कलेक्ट किया जा रहा है। तो इन तीनों के अलग अलग चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 चैप्टर हम मिला के पढ़ेंगे। कौन कौन से? अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ इन्वेंट्री। अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल का अलग चैप्टर आएगा। यानी अभी जो हम 2 अकाउंटिंग साइकिल पढ़ने जा रहे हैं, ये ट्रेडिंग बिजनेस के हैं, और दोनों में हमारी बात सिर्फ किसकी होगी? अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ इन्वेंट्री। यानी आपको क्या सीखना है कि जब अकाउंट इन्वेंट्री परचेज होती है तो हम कैसे एंट्रीज बनाते हैं, कैसे अकाउंट्स ओपन होते हैं, और इन्वेंट्री सेल होती है तो एंट्रीज कैसे बनती हैं, और उसके क्या इंपैक्ट्स आते हैं आगे ट्रायल बैलेंस पे और सारी चीजों पे। रिसीवेबल की अकाउंटिंग बाद में आएगी। ओके, ये मैं आपको ये बता चुका हूं, मैंने एक्सेल पे बताया था आपको। कॉस्ट फ्लो, कॉस्ट फ्लो क्या होता है? Whensoever we sell the inventory, what we do? We transfer the cost of inventory from inventory account to cost of goods sold account, and this is called cost flow. What is? अच्छा, cost flow ट्रेडिंग बिजनेस में बहुत आसान है। क्यों? एक ही अकाउंट से कॉस्ट निकालनी है, इन्वेंट्री के अकाउंट से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देनी है। लेकिन अब एफसीएम में पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग आएगी उसमें। वहां पर बहुत सारी कॉस्ट को निकाल के डालना पड़ता है दूसरे अकाउंट से, क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बड़ा टिपिकल होता है। तो यहां पे आसान चीज पढ़ रहे हैं आप, वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना है, एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर। बनी हुई बिरयानी है, मतलब ये वहां पर खुद पकानी पड़ेगी। कॉस्ट फ्लो इन ट्रेडिंग बिजनेस refers to the manner in which cost is moved from inventory account to cost of goods sold account. क्या मतलब है? सोते रहोगे तो मतलब समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? मैनर क्यों बोला इसने? हालांकि अभी तो मैंने आपको दिखाया है कि इन्वेंट्री से क्रेडिट करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दो। तो मैनर क्या मतलब? सिंपल बोल देता कि इन्वेंट्री के अकाउंट से कॉस्ट को निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दो, ये कॉस्ट फ्लो है। उससे बोला नहीं,
कॉस्ट फ्लो का मतलब वो तरीका है जिससे हम, इसका मतलब है कोई तरीका में कुछ मसला होगा ना, कोई प्रॉब्लम होगी, जब भी तो इसने ये बात की, अभी आपके सामने आएगा वो। वैसे होता वही है जो हमने दिखाया है, इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। जब भी इन्वेंट्री बिके, इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री के अकाउंट से कॉस्ट को क्रेडिट करो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेबिट कर दो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, गौर से सुनिएगा। जो ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेंट्री बेची जाती है ना, उसके साथ प्रॉब्लम है। एज्यूम करो कंप्यूटर नहीं है दुनिया में, फिर आपको मेरी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। ज्यादा टेक्नोलॉजिकली बातें नहीं करना है, मैं इनमें खुद ही इस टेक्नोलॉजी की जानिब आपको लेके आ जाऊंगा। अगर कंप्यूटर ना हो और आप फॉर एग्जाम्पल मेडिकल स्टोर है आपका, आजकल तो आप जाते हैं अच्छे मेडिकल स्टोर्स पर, आपको पॉइंट ऑफ सेल लगी हुई मिलेगी। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर्स नहीं है और मेडिकल स्टोर है और आप एक पैराडॉल निकाल के बेचते हो या कोई और टैबलेट निकाल के बेचते हो, तो आपको ये पता होगा कि ये एक टैबलेट जो मैं बेच रहा हूं ये 5 रुपए की बेचनी है, लेकिन ये टैबलेट थी कितने की? अंदाजे थोड़ी लगाने बेटा। मतलब आपके मेडिकल स्टोर में आपको फीलिंग लानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। आपके मेडिकल स्टोर में हजारों किस्म की दवाइयां पड़ी हुई, टैबलेट्स पड़ी हुई, उसमें से एक पर्टिकुलर टैबलेट आप निकाल के बेचोगे ना, उसके डब्बे पे लिखा होता है कितने का बेचना है। आप उसे आपने देखा होगा, वो टैबलेट निकालता है, कैलकुलेटर निकालता है, टोटल देखता है, टैबलेट की क्वांटिटी डिवाइड करके आपको बेच देता है 10% डिस्काउंट के साथ। लेकिन वो जो टैबलेट है, जो एक टैबलेट उसने आपको बेची, उसे कितने की पड़ी थी, जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा ना, वो इन्वेंट्री क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट नहीं कर सकता। अब उसे तो पता ही नहीं होगा ये। अगर वो पता करना चाहे तो पता कर सकता है, रसीदें निकाले, देखे कि टैबलेट मैंने कितनी खरीदी थी, और फिर उसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतने में तुम चले आओगे। तुम बोला नहीं तुम, वो बोल रहा है तुम रुक जाओ पहले मालूम करूं थी कितने की, ये नहीं करेगा वो डायरेक्ट कैलकुलेट करता है, डब्बे पे टैबलेट की वैल्यू देख, जो सेलिंग प्राइस होती है उससे आपको भेज देता है। इसका मतलब है मेडिकल स्टोर वाले के पास अगर कंप्यूटर ना हो तो वो जितनी चीजें बेचेगा ना, उन सब की सेलिंग प्राइस तो उसे पता होगी, लेकिन कॉस्ट पता नहीं होगी। कॉस्ट पता नहीं होगी कि वो थी कितने के, तो फिर वो प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। प्रॉफिट तो बाद में बोलोगे ना, पहले ये बोलोगे ना कि कॉस्ट ही नहीं पता उसको, उसे ये नहीं मालूम कि उसने खरीदी कितने की थी। एक और एग्जांपल लें, आप गए एक ग्रोसरी शॉप पे या जनरल स्टोर पे, उसके पास गए, उससे बोला एक फॉर एग्जांपल कॉफी का आपने एक साशे उससे लिया, और कितने का है साशे, उसने बोला यार ये साशे जो है ना आप दे दें 50 रुपए दे दें, सेलिंग प्राइस है ना ये तो उसमें लिखी हुई होगी, उसके बाद उसने दे दी आपको। आपने फौरन पिस्टल निकाली, आपने बोला बता ये थी कितने की, तुम्हें कितने की पड़ी है बता दो वरना शूट कर दूंगा। तो वो अंदाजा मार के शायद कुछ ना कुछ बोल दे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसे एग्जैक्ट पता ही नहीं होगा कि ये जो मैंने बेचा है साशे था कितने का, क्योंकि हजारों किस्म की प्रोडक्ट उसके बाद पड़ी नहीं है, मालूम नहीं होगा। लेकिन अभी एक एग्जाम्पल लें, आप क्या बेच रहे हैं, आप हीरा बेच रहे हैं, हीरा। अब आपकी हीरे की शॉप बना दी हमने, अब आपकी शॉप पर मैं हीरा लेने आ रहा हूं, आप वो हीरा मुझे बेचने 2 लाख का, क्या आपको पता होगा ये हीरा खरीदा कितने का था? ये आपको पता होगा क्योंकि बहुत हैवी कॉस्ट आइटम है। आप गए, आपकी शॉप है फॉर एग्जाम्पल, आप बेचते हैं फ्रिज, एक फ्रिज आप बेच रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, क्या आपको पता होगा खरीदा कितने का था? पता होगा। अब ये मेडिकल स्टोर वाले को, वो भी ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है, परचून वाले को, इन लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि इनकी आइटम जो है ना वो बहुत लो कॉस्ट आइटम है। लेकिन अगर उन्हीं की शॉप पर एक ऐसी दवाई रखी हुई हो जो 50,000 रुपए की हो या 2 लाख रुपए की हो, एज्यूम करो 2 लाख रुपए की दवाई है, कोई खतरनाक किस्म का सियासतदान है, उसको बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी लग गई, इन्हीं को लग जाती है ना लोगों को, क्योंकि हराम खाते हैं तो बीमारियां लग जाती है। तो 2 लाख रुपए की दवाई तुम्हें पता होगा तुमने कितनी खरीदी है, वो तुम्हें पता होगा। इसका मतलब है वी नो दैट व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इफ इन्वेंट्री इज हैवी कॉस्ट। कंप्यूटर ना हो, कंप्यूटर नहीं रखेंगे आप। अब जब हमें हैवी कॉस्ट होने की वजह से कॉस्ट पता होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेचते वक्त इन्वेंट्री के अकाउंट में से अकाउंटेंट को बोलेंगे कॉस्ट को क्रेडिट करो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दो। लेकिन हम कब कर सकते हैं, जब हमारी जो इन्वेंट्री है वो हैवी कॉस्ट हो। लो कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट हम याद रखने की कोशिश ही नहीं करते, याद रख भी ले तो क्या फायदा,
इतनी इतनी सालों की याद क्या रखेंगे? तो एक बच्चा बोला था लिस्ट बना लेते हैं। कितनी बड़ी लिस्ट बना के रखोगे, फायदा नहीं है ना उसका। अगर आपको पता भी चल जाए कि आपने जो 1-2 रुपए की टैबलेट बेची है वो आपको 1.5 रुपए की पड़ी थी, तो आप क्या तीर मान लेंगे आप? लेकिन अगर आपने 5 लाख का एक हीरा बेचा है और आपको पता है कि भाई 3 लाख का है, आपको पता चला 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, इसमें थोड़ा सा कंसिडरेबल अमाउंट है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। कौन कौन सी? वन, whose cost can be determined while selling, and second, whose cost cannot be determined while selling। लेकिन आजकल क्या है? आजकल हर चीज की कॉस्ट डिटरमिन हो सकती है कंप्यूटर की वजह से। आप अगर मेडिकल स्टोर वाले के पास भी जाएं तो उसके बाद अगर कंप्यूटर लगा हुआ है तो उसके पास जैसे ही वो सेल करता है वो अपने पास जब रिकॉर्ड निकालेगा वहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है कि था इतने का, बेचना इतने का है, सारी चीजें वहां पर उसके रिकॉर्ड में आ रही होती है। ये कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल हो गया। लेकिन जब कंप्यूटर नहीं था तो ऐसा पॉसिबल सिर्फ कब था? जब गुड्स क्या हो? हैवी कॉस्ट हो। लो कॉस्ट में पॉसिबल नहीं था। अब आप नाहिद सुपरमार्केट जाएं, इम्तियाज जाएं और कौन सा है, लकी वन जाएं, चेजअप जाएं, तो ऐसी जगहों पर आप जाते हैं तो सारे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल लगे हैं, तो उसमें सब सारी कॉस्ट का डाटा सारा होता है। वो हर वक्त ये मालूम उनको होता है कि कितने की इन्वेंट्री बिक गई, कितने की बच गई। जो बिकती रहती है ना, सिस्टम उसको इन्वेंट्री के अकाउंट से निकाल के खुद ब खुद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालता रहता है। और इन्वेंट्री का लेवल भी आ रहा होता है बैलेंस बन के कि ये आइटम इतना रह गया, ये आइटम इतना रह गया, ये आइटम इतना रह गया। और अगर ये ना करें, वो सिस्टम ना लगाए, तो उनकी इन्वेंट्री की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई डालेगा ही नहीं, तो इन्वेंट्री पूरी शो हो रही होगी लेकिन स्टॉक में होगी नहीं क्योंकि बिक चुकी होगी। इसी वजह से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट। और ये पॉसिबल सिर्फ कब है? या तो गुड्स हैवी कॉस्ट हो या फिर कंप्यूटराइज सिस्टम लगा हो, तो हम फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर सकते हैं। अब अगर कॉस्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आपका मेडिकल स्टोर है और आपने कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं लगाया हुआ, आप कौन से दौर में रह रहे हैं? 1960 ईयर चल रहा है, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं आप, कोई कंप्यूटर नहीं है। अब आपको ये मालूम करना है कि जो मैंने भेज दिया, इनकम स्टेटमेंट बनाना है आपको, साल के एंड में अपना इनकम स्टेटमेंट बनाना है। लोन चाहिए, बैंक को इनकम स्टेटमेंट दिखाना है, तो रेवेन्यू तो आपके पास लिखी हुई होगी क्योंकि जो आप बेचते हैं वो कॉपी में लिखते रहते हैं, इतने का बेचा, इतने का बेचा, इतने का बेचा, लेकिन था कितने का वो ये आपको मालूम नहीं है। अब आप क्या करेंगे? परचेज तो रिकॉर्ड की हुई होगी कि खरीदा इतने, लेकिन परचेज हमने आइटम वाइज हमें कॉस्ट पता नहीं होगी उसकी, नाम मालूम करने की कोशिश करेंगे, वो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? साल के एंड में दुकान बंद करेंगे और डाटा निकालेंगे कि पूरे साल में कितने की दवाइयां खरीदी। एज्यूम करो 10 लाख की दवाइयां खरीदी थी, अब स्टोर रूम में गिनेंगे बची कितने की, तो 1 लाख की गुड्स बची हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 लाख की इन्वेंट्री हमने सेल कर दी। 9 लाख क्या है? कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है? सेल देखें, गौर से सुने, साल भर ना वो अपने पास लिखते रहते हैं कि कौन सा आइटम कितने कितने में हमने सेल किया, रेवेन्यू उनको उनके पास रिकॉर्ड हुई भी। और दूसरी चीज क्या रिकॉर्ड हुई है? खरीदा कितने कितने रुपए का था टोटल। उनके पास माल कैसे आता है? मेडिकल स्टोर में पूरा कार्टन आता है, उसमें सारी दवाइयां डंप हुई होती हैं और एक साथ पर्ची बनी हुई होती है। अब उन्होंने साल भर जितना खरीदा वो उन्होंने अपने पास लिखा हुआ था। अब साल में जो खरीदा वो कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब कितने में खरीदा, और साल के एंड में जो बच गया है उसको काउंट करके उसकी कॉस्टिंग कर लेंगे वो कि बचा कितने का है। 1 लाख का बच गया, 10 लाख का माल खरीदा पूरे साल में, 1 लाख का माल बच गया, तो 9 लाख का माल कहाँ गया? बिक गया। 9 लाख का माल बेचा कितने में? 16 लाख में, तो 16 लाख सेलिंग प्राइस है। 9 लाख क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9 लाख इन्हें कब पता चली? साल के एंड में कैसे पता चल गई? उन्होंने स्टोर रूम बंद करके काउंटिंग की है, काउंटिंग करके मालूम किया है कि अभी प्रेजेंट इन्वेंट्री का लेवल क्या है और उसकी कॉस्ट मालूम करके फिर टोटल में से क्या कर दिया? लेस। अगर वो ये ना करते, काउंटिंग नहीं करे वो, तो उन्हें अभी के इन्वेंट्री का लेवल पता नहीं चलेगा कि कितने कॉस्ट की इन्वेंट्री बाकी है, और टोटल में से उसे वो लेस नहीं कर सकते, तो उन्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम नहीं चलेगी। तो जो बिजनेसेस कंप्यूटराइज सिस्टम मेंटेन नहीं करते और उनकी इन्वेंट्री लो कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब तक मालूम नहीं कर सकते जब तक वो इन्वेंट्री काउंट ना करें। जो इन्वेंट्री काउंट करेंगे तो अभी का लेवल मालूम चलेगा, तो टोटल इन्वेंट्री में से उसको लेस करेंगे तो ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चलेगी। इसका मतलब है ऐसे बिजनेसेस प्रॉफिट कब मालूम कर सकते हैं? जिस वक्त इन्वेंट्री काउंट कर लें।
अगर साल के दौरान इन्वेंट्री काउंट कर ले साल के दौरान हो जाएगा, लेकिन वो करेंगे नहीं ना साल के दौरान। कब तक बिजनेस अपना डिस्टर्ब करेंगे? इन्वेंट्री काउंटिंग का मतलब पता है आपको? दुकान बंद करनी पड़ेगी आपको, पूरा स्टाफ लगेगा, इन्वेंट्री काउंट करता बैठा रहेगा। तो इन्वेंट्री काउंट करने के लिए वो साल के एंड का ही वेट करते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस प्रॉफिट कब मालूम कर सकते हैं? साल के एंड में नॉर्मली, या जब इन्वेंट्री ले ले वो, इन्वेंट्री ले ले मतलब इन्वेंट्री काउंट कर ले वो। जबकि जो कंप्यूटराइज सिस्टम रखते हो या जिनकी इन्वेंट्री हैवी कॉस्ट हो, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब मालूम कर सकते हैं? हर दिन हर वक्त जब सेल करेंगे इन्वेंट्री से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उन्हें पता होगा कितने की बेची। इसी वजह से गौर से सुन के जवाब देना। अगर इन्वेंट्री कॉस्ट आपको मालूम है तो आप कंटिन्यूअस बेसिस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर सकते हो या नहीं कर सकते? और कंटिन्यूअस को दूसरे लफ्जों में कहते हैं परपीचुअल। क्या कहते हैं? परपीचुअल मतलब परपीचुअल की इंग्लिश दूसरी कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए एक सिस्टम यूज होता है, दैट इज कॉल्ड परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मतलब ऐसा इन्वेंट्री का सिस्टम जिसके अंदर हम कंटिन्यूअस बेसिस पर क्या मालूम कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेन मसला ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है भाई। जबकि अगर कंटिन्यूअस बेसिस पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम नहीं हो सकती, सिर्फ साल के एंड में मालूम होगी, तो साल को क्या कहते हैं? पीरियड। क्या कहते हैं? साल को क्या कहते हैं? पीरियड। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो देयर आर टू काइंड ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम्स। फर्स्ट इज परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड सेकंड इज पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। सिस्टम क्यों बताएं अलग अलग? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिहाज से एक्सप्लेन होगा। पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिहाज से एक्सप्लेन होगा, लेकिन कैसे? Perpetual inventory system is the inventory system in which cost of goods sold can be determined on continuous basis. Whensoever sale is made, we transfer the cost of inventory from inventory account to cost of goods sold in perpetual inventory system. How? We know it. We know the cost, so we transfer it from inventory account to cost of goods sold. But in periodic inventory system, we know the selling price, but we don't know the cost of the inventory that is being sold. So what we cannot do in periodic inventory system, we cannot transfer the cost of inventory from inventory account to cost of goods sold. So for that we make physical counting, और साल के एंड में ये काम करते हैं। जब भी तो कह रहे हैं पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, नाम से दायर है पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब मालूम चलेगी? पीरियड के एंड में। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब मालूम चलेगी? हर वक्त। अभी जरा एक चीज और देख लेंगे। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिए कि मार्च 5, 2022 को 2 लाख वाली इन्वेंट्री 3 लाख में बेच दी। तो 3 लाख क्या है? सेलिंग प्राइस। 2 लाख क्या है? कॉस्ट। इसका मतलब कॉस्ट हमें पता है यहां पर, तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की एग्जांपल है। तो देखिए क्या हुआ, 1 लाख की इन्वेंट्री खरीदी थी, 3 लाख की इन्वेंट्री खरीदी थी, ये डेबिट में आ गई। फिर जब बेची तो 2 लाख यहां से निकाला और कहां डाल दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एक और चीज भी रिकॉर्ड कर ली, रेवेन्यू। ये मैं आपको एक्सेल में बता चुका हूं, ऐसी दोबारा दिखा दिया। लेकिन ऐसा कब हो सकता है? 5 तारीख को ही देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 5 तारीख को ही इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और 5 तारीख को ही सेल्स भी रिकॉर्ड हुई भी। ऐसा कब हो सकता है? कौन से सिस्टम में हो सकता है? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में दिस इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमें कॉस्ट इन्वेंट्री की पता होती है। तो देखिए अगर पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता तो 2 लाख यहां से निकल के यहां गए ना, ये नहीं हो सकता। सिर्फ ये हो सकता है, ये वाला सेल्स का अकाउंट ओपन कर लेगा क्योंकि उसे पता होगा कि मैंने बेचा कितने में है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन परपीचुअल एंड पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, क्योंकि हमें 2 अकाउंटिंग पढ़नी है ना, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, सेल ऑफ मर्चेंडाइज। तो पहले हम परचेज ऑफ मर्चेंडाइज एंड सेल ऑफ मर्चेंडाइज किस में पढ़ेंगे? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। और फिर हम परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, सेल ऑफ मर्चेंडाइज किस में पढ़ेंगे? पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। देखें जी, सही से सवाल पूछो। अभी दुनिया में अभी भी पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज हो रहे हैं। आपकी जो वो है इलाका है, उसमें आपके इलाके में जो दुकानें हैं, लगा हुआ है उसमें सिस्टम, हर जगह लगा हुआ है। दे कैन यूज इट, दे कैन यूज इट। सुनो तो बात, इसकी बात तो कंप्लीट होना, फिर तुम सवाल पूछना। तो तुम्हारे इलाके में दुकानें हैं, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो यूज नहीं कर रहे हैं वो पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ही कर रहे हैं, और जो यूज कर रहे हैं वो परपीचुअल पे आ गए।
लोग तो चाहते हैं कि उन्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हर वक्त मालूम हो ताकि प्रॉफिट निकल जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना मालूम होने का नुकसान क्या होता है? प्रॉफिट नहीं निकल सकता, वो साल के एंड में वेट करना पड़ता है, साल के एंड तक। तो लोग तो चाहते हैं वो परपेचुअल यूज करें। तो तमाम जो बिजनेसेस हैं उन्हें चाहिए कि वो सिस्टम लगाएं, लेकिन सिस्टम की तो कॉस्ट होती है ना, तो अगर वो कॉस्ट बेयर नहीं कर सकता तो फिर वो पीरियोडिक पे ही काम चलाता है। जी सही है, बात समझ में आ गया? आप बोलें। करते हैं जो इलाके क्या नहीं, लेजर वेजर नहीं बनाते, लेकिन उनके अकाउंटिंग का अलग तरीका है। ये तो छोटे छोटे बिजनेस हैं, ये कैसे अकाउंटिंग करते हैं एफएफए के अंदर ही आप पढ़ेंगे। ऐसे नहीं करते वो, जैसे हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जनरल लेजर, ऐसे नहीं करते। उनका तरीका है, वो अपना प्रॉफिट भी निकालते हैं। जी क्या बोल रही थी आप? सुने मेरा सवाल? देखिए हम लोग पीरियोडिक में क्या करते हैं, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम बिजनेस को देख के बनाया गया है, पहले सिस्टम नहीं बना। ऐसा बिजनेस जो अपनी सेल के वक्त कॉस्ट डिटरमिन नहीं कर सकता ना, वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज करता है। तो साल के दौरान वो गुड्स खरीदता है, उसे नजर आ रहा होता है गुड्स खत्म हो रही है, रिकॉर्ड से नजर नहीं आ रहा होता, उसको देख के नजर आ रहा होता है। तो वो गुड्स खरीदता रहता है मजीद के, ये खत्म हो गया, ये खत्म, वो ये लिखता रहता है ये खत्म हो गया, ये लाना है, ये खत्म हो गया, ये लाना है, वो ला के उसमें डालता रहता है। लेकिन जब वो बेचता है ना, उसे ये नहीं पता होता था कितने का। भाई बोली कैसे नहीं पता? जब वो गुड्स खरीदता है तो जब जिस होलसेल शॉप से वो खरीद के लाएगा ना, वो सारा बिल बना के उसे एक साथ दे देता है। उसके पास सब मालूम होता है कि मैंने ये चीज़ें इतनी खरीदी, वो ला के अपने शेल्फ में भर देता है उसे। फिर जब बेचने का वक्त आता है तो वो ये करता नहीं बैठा रहेगा कैलकुलेशन, ये आइटम भी लाया था मैं, तो इसमें कितने का था, इतने का था, यूं करेगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसका सारा सिस्टम। सैकड़ों आइटम्स हैं, वो सैकड़ों आइटम के ऐसे लिस्ट बनाने लग जाए तो बिजनेस कर लिया उसने। वो नहीं करता इस तरीके से, वो बोलता नहीं भाई इतना मैं डिटेल रिकॉर्ड अगर अपने पास बनाऊं, जबकि हैवी कॉस्ट वाले के पास आइटम ही चंद होते हैं और होते भी ज़्यादा मालियत के हैं, तो वो ये काम करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा आइटम भी हो, हैवी कॉस्ट वाले के, हैवी कॉस्ट आइटम हो, लेकिन तो उसको ये काम करने में ना दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप छोटे छोटे आइटम बेच रहे हो, 10-10 रुपए के, 15-15 रुपए के, 50 रुपए, 100 रुपए के आइटम्स हैं, और या फिर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए, 200 रुपए के भी आइटम है, 300 के भी हैं, तो ये कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। उसके लिए अगर आप इतनी डिटेल शीट बनाने बैठ जाओ तो आप बिजनेस तो नहीं कर सकते। आप उसके लिए अकाउंटेंट रखो, उससे बोलो भाई हर चीज़ का डिटेल डाटा तूने मेंटेन करना है, तो वो आपको महंगा पड़ेगा। वो अकाउंटेंट आपसे पैसे तो पूरे लेगा ना, बोलेगा मैं तो पूरा दिन दे रहा हूँ, मुझे पैसे दो, तो आप वो बेयर नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपकी लो कॉस्ट आइटम है तो उस पर प्रॉफिट भी कम है। इस वजह से आप नहीं करते वो काम, बोलते भाई एक ही दफ़ा कर लेंगे, साल के एंड में हमें नहीं मालूम करनी कॉस्ट ऑफ गुड्स। फायदे जब भी कोई काम करता है ना, इंसान इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे आप, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की जाती है। इफ आवर बेनिफिट इज ग्रेटर देन आवर कॉस्ट सो वी डू दैट। लेकिन अगर हमारा बेनिफिट कम होगा, हमारे पैसे ज़्यादा लग रहे होंगे उसको करने में, तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो इन पीरियोडिक जो लोग छोटे बिजनेसेस करते हैं ना, वो चाहें तो ऐसे कम काम कर सकते हैं कि वो कंप्यूटर लगाए बगैर अकाउंटेंट रख के काम करवा लें उससे। कुछ भी करे पर डे कर सकते हैं, सेल पता कर सकता है वो। आप अभी नहीं समझे बेटा, वो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमिन करने की कोशिश नहीं करेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमिन करने के लिए वो, आपको क्या लग रहा है कि जो शॉप्स हैं जो छोटे पैमाने पर बिजनेस करती हैं, क्या ये एक साथ सारा माल खरीद के लेके आ जाते हैं? ये डेली परचेज करते हैं, डेली परचेज करते हैं। जबकि जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर डेली परचेजेस नहीं हो रही होती, वीकली परचेज होगा, मंथली परचेज होगा, ऐसे होता है। तो जो डेली परचेज कर रहा है, अगर वो डेली वाला रिकॉर्ड डेली फिर वो कॉस्ट में कन्वर्ट करने वाले के लिए वो पर यूनिट कॉस्ट निकाले, फिर शीट्स बनाए, तो बिजनेस तो नहीं कर सकता। बिजनेस भी बेचारे का छोटा है, अकाउंटेंट रखेगा तो सैलरी लेगा, तो इस वजह से वो करने की कोशिश नहीं करता इसको। और जब करने की कोशिश नहीं करता तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही पता नहीं चलता। वो कर सकता है, हर चीज जो खरीदी ना सबकी यूनिट कॉस्ट निकाल ले। वो अपना कंप्यूटर ले आए, एक्सेल शीट खोले, सारे आइटम लिखे और सबकी यूनिट कॉस्ट निकाले, और फिर बेचे तो बोले कस्टमर को हमें कितने का है, ढूंढ रहा है, कॉस्ट कितनी है बेचने के बाद। तो फिर वो बिजनेस कैसे करेगा? उसको तो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखनी है, छोटा सा बिजनेस है तो वो नहीं करेगा ये काम। उसको ज़्यादा मेहनत लगेगी और फायदा होगा, लेकिन फायदा उसको कम होगा, उसका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा होगा। करके देख लें आप,
आप एक मेडिकल स्टोर खोलें, एक शॉप, और उसमें एक काम करें आप, शुरू में आप करेंगे तो 2-3 दिन, एक हफ्ते बाद आप बोलेंगे नहीं भाई यार ये काम मुझसे नहीं हो रहा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आप माल खरीद के लाओगे, माल बेचोगे, कस्टमर को डील करोगे, उसी पूरा दिन खत्म हो जाएगा दुकान की सफाई करने में। आप फिर ये एक हफ्ते 1.5 हफ्ते तक करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे। जबकि बड़े बिजनेसेस के पास आइटम ज़्यादा होने की वजह से, आइटम महंगे होने की वजह से और प्रॉफिट लेवल ज़्यादा होने की वजह से उनके पास एक तो चॉइस ये है कि उन्हें पता होगी कॉस्ट हैवी कॉस्ट है। दूसरा, वो अकाउंटेंट रख सकते हैं और वो सिस्टम भी ले सकते हैं। और कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं आप ये ना समझिए कि वो छोटे बिजनेस नहीं कर सकता, कर सकता है बट वो करेगा नहीं। तो इफ यू कैन नॉट डू इट, यू यूज पेरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। इफ यू कैन नॉट डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी सोल्ड, कैन नॉट का मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कर भी सकते हैं तो नहीं कर रहे आप, तो आप फिर साल के एंड का वेट करते हैं और साल के एंड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करते हैं। और अगर आप कर नहीं सकते लेकिन आपने कोई सिस्टम वगैरह लगा लिया, उससे आपका काम हो रहा है, तो फिर आप परफ्यूजन इन्वेंटरी सिस्टम यूज करेंगे। यानी इन शॉर्ट, परफ्यूजन इन्वेंटरी सिस्टम उस वक्त यूज होगा जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल पा रहे हो। अब कैसे निकाल पा रहे हो ये अब आप देख लो, किसी भी तरीके से हो सकता है। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी मैं आपको परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की एंट्रीज बताऊंगा। कौन कौन सी? परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, सेल ऑफ मर्चेंडाइज, तो दो ही पढ़ने हैं ना अभी हमें। इनमें अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ मर्चेंडाइज। उसमें हम क्या सीखेंगे? परचेज करते वक्त क्या क्या एंट्रीज बनेंगी और सेल करते वक्त क्या क्या बनेंगी। और मैं सेल करने वाली एंट्रीज आपको 2 बता चुका हूं, क्या क्या? सेल्स वाली और कॉस्ट ऑफ गुड्स वाली, दोबारा बताऊंगा। तो आइए देखें जरा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और पीरियोडिक का पहला डिफरेंस। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम इन्वेंटरी का होता है जिसमें जो आइटम हम बेचते हैं वो क्या होते हैं? हाई कॉस्ट आइटम होते हैं। जबकि पीरियोडिक में नॉर्मली लो कॉस्ट आइटम होते हैं। लेकिन अगर लो कॉस्ट आइटम में वही आजकल कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल कर लो तो फिर वो परपेचुअल से पीरियोडिक से कहां चले जाएगा? परपेचुअल में चले जाएगा। लेकिन हाई कॉस्ट आइटम तो पीरियोडिक परपेचुअल में ही रहेगा, पीरियोडिक में नहीं आ सकता। दूसरा, आइटम हाई कॉस्ट होने की वजह से परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कैन बी ट्रेस्ड एनी टाइम। जब चाहो ये मालूम कर लो कौन सा आइटम कितने का खरीदा था। देखो, कितने का बेचना है ये दोनों में पता होता है, कितने का खरीदा था ये परपेचुअल में पता होता है। पीरियोडिक में क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कैन नॉट बी ट्रेस्ड एनी टाइम, हर वक्त मालूम नहीं कर सकते आप। फॉर नोइंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, फिजिकल इन्वेंटरी इज काउंटेड एंड कॉस्ट। अगर आप मालूम करना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्या करेंगे? जितनी बच गई है उसे काउंट करोगे और साल में जितनी खरीदी थी उसमें से उसको माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो। और यही तरीका हम यूज करेंगे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मालूम करने के। तीसरा देखें, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये वाला देखना, ये वाला कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड एंड अनसोल्ड आर नोन इंटायर अकाउंटिंग पीरियड। कितने का बिक गई और कितने की बच गई ये आपको पता होगा हर वक्त। जबकि यहां सिर्फ क्या पता होगा पीरियोडिक में? कितने की खरीदी थी बस, कितने की बिक गई और कितने की बच गई ये कब मालूम चलेगा? साल के एंड में, वो भी कब? काउंटिंग के बाद। देखें, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड एंड अनसोल्ड आर नॉट नोन इंटायर पीरियड। कितने की बिक गई कितने की बच गई ये मालूम नहीं होगा, सिर्फ क्या पता होगा? कितने की खरीदी है, बस उसका डाटा होता है हमारे पास। और हम वेट करते हैं फिजिकल काउंटिंग का। जिस दिन फिजिकल काउंटिंग होगी टोटल जो बच गई उसको टोटल में से लेस कर लेंगे। इन ऑर्डर टू नो द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड, अनसोल्ड इन्वेंट्री इज काउंटेड। क्या मतलब? अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे? साल के एंड में जो बच गई है उन्हें काउंट करेंगे एंड कॉस्ट मतलब उसकी कॉस्ट मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? पर्चियां निकालेंगे। अब एक दिन पर्चियां निकालने में हमें दिक्कत नहीं होगी, हर दिन निकालने में दिक्कत होगी। एंड द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री इज डिडक्टेड फ्रॉम टोटल इन्वेंट्री टू नो द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और टोटल इन्वेंट्री जितनी थी पूरे साल की उसमें तो बच गई है उसको माइनस कर देंगे तो कॉस्ट। इसका मतलब है टोटल इन्वेंट्री के 2 हिस्से हो जाएंगे, इतने वाली बच गई और इतने वाली बिक गई। और जैसे ही हमें मालूम चलेगा क्या कितने की बिक गई तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसका मतलब पीरियोडिक इन्वेंट्री से प्रॉफिट कब निकलेगा? साल के एंड में। परपेचुअल प्रॉफिट पूरे साल निकलेगा। अब देखें, प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। परपेचुअल में फायदा क्या है? साल के दौरान आपको सेल्स पता होगी,
साल के दौरान आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम होगी, माइनस करो, प्रॉफिट निकाल लो। पीरियोडिक में साल के दौरान आपको सेल्स पता होगी, साल के दौरान कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं होगी, सिर्फ इन्वेंट्री पता होगी। इन्वेंट्री को निकाले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर ही नहीं किया होगा आपने, तो वो साल उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड इज टू बी नोन एंड फॉर दैट फिजिकल इन्वेंट्री इज टू बी टेकन। तो फिर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करनी पड़ती है। परपेचुअल की खूबसूरती एक और सुने आप, आज आप फॉर एग्जाम्पल जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च का 15 तारीख है, आपको बैंक से लोन लेना, मार्च 15 तक का प्रॉफिट निकाल लोगे आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होगी, सेल्स ही पता होगी, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया, उस वक्त के ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस किया, प्रॉफिट मालूम चल गया। और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं आप, मार्च 15 आया, लोन लेना है, और दुकान बंद करो, इन्वेंट्री काउंट करो, बड़ी मेहनत लगेगी आप। एक और चीज परपेचुअल की एक और खूबसूरती देखें आप कस्टमर वाइज, सेल वाइज भी प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। अकबर को बेचा, अभी उसकी सेल्स भी मालूम थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, तो कस्टमर का ये जो अभी सेल हुई है उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। कस्टमर को 10 मरतबा सेल किए, 10 मरतबा की सारी सेल्स पता होगी, सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होगी, सम करके 10 मरतबा का प्रॉफिट निकाल लो। कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकलेगा, सेल वाइज प्रॉफिट निकलेगा, रीजन वाइज प्रॉफिट निकलेगा, मंथ वाइज प्रॉफिट निकलेगा, हर वक्त निकलेगा। कब? व्हेन यू यूज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और आपके हाथ में नहीं है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करना, आपको उसकी मतलब वो करनी पड़ेगी तैयारियां। ये इन्वेंट्री ऐसी बेचो जो हैवी कॉस्ट हो, जिसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट को निकालना आसान काम हो, ऐसी इन्वेंट्री बेचो तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो जाएगा आपका। वहां बेच भी सब्जी रहे हो और यूज करना चाहते हो परपेचुअल, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। सब्जी वाला कोशिश करता है टमाटर बेचे, 1 किलो थे कितने के, बोलता भाई निकालो भाई, उसने टोटल रखा हुआ था दिमाग में, आज मैंने 1000 का माल खरीदा है, 2000 का बेच दिया, खत्म, जाओ। हर आइटम कितने कितने का था, क्या था। सब्जी वाले की तो एग्जाम्पल मैंने जो दिए, वो तो अकाउंटिंग करता ही नहीं है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल दे दी। आखिरी देखें, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वैसे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कब करते हैं? ईयर के एंड में। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वाला हर दिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता है, बिकॉज ही नोज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एनी टाइम। तो चाहे तो हर दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। जब अगर कोई इन्वेस्टर आ गया या कोई क्रेडिटर आ गया, क्रेडिटर आया, बोला मैं तुम्हें 10 लाख का लोन दे रहा हूं, जल्दी से बताओ अपने 3 महीने की परफॉर्मेंस, और आप यूज करते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब बोलेंगे यार सॉरी यार, ये आप लोन किसी और को दे दें, इतनी मेहनत नहीं कर सकते हम लोग। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के पास वाले के पास गया तो बोलेगा ऐसे, तो क्या बोलेगा, लाओ भाई लाओ, ये लो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फौरन बन जाएंगे। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, जबकि यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विदाउट कैलकुलेशन, बड़ा इसमें इन्वेंट्री काउंट करनी पड़ेगी और ये चीजें करनी पड़ेंगी, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी। तो अब देखें, अब आपको पहले तो क्या था, आपने देखा कि सर्विसिंग बिजनेस की अकाउंटिंग अलग है, ट्रेडिंग के अलग है। अब आपको मालूम चला ट्रेडिंग में भी 2 सिस्टम है, एंड डिपेंड्स ऑन अवर इन्वेंट्री एंड इन अवर सिस्टम। अगर आप नहीं चाहें, छोटे छोटे आइटम भी बिक रहे हैं, लेकिन उनका जो अकाउंटिंग सिस्टम है बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, बड़ा कॉम्प्लेक्स और बेहतरीन सिस्टम लगाया हुआ है, हर वक्त उन्हें सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होती है, तो जब चाहे अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसी से अंदर जाए, आपको कोई परचून की दुकान मिलेगी, वो नहीं कर सकता, उसको आप बोले पिछले 15 दिन का प्रॉफिट बताओ, वो बैठ जाएगा सर पे हाथ रख के, नहीं बता सकता ना, भले वो अकाउंटिंग रजिस्टर पे करता हो। आप देखिए शॉप्स पे भी लोग कॉपियां लेके बैठे हुए होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिस्टम अलग है, वो ऐसा नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अकाउंटिंग फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। देखिए अब यहां तक की डिस्कशन के बाद सिर्फ हमने क्या बात पढ़ी कि वी आर गोइंग टू study the accounting cycle for trading business, and in which we have to determine cost of goods sold, and cost of goods sold is easily determined when we use perpetual inventory system, and cost of inventory is transferred from inventory account to cost of goods sold. अभी यही वाला सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको इंट्रीज दिखा रहा हूँ। अब इंट्रीज समझने के लिए आपका प्रीवियस वाला काम अच्छा होना चाहिए ना। अब सारा इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपने प्रीवियसली कितनी प्रैक्टिस की हुई है। आपको आसान लगेगी चीज इफ यू नो द प्रीवियस वर्क। अब आप देखें, अकाउंटिंग साइकिल मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, आई एम टेलिंग यू द जर्नल एंट्रीज। खुशखबरी की बात क्या है कि ट्रेडिंग बिजनेस में
इन्वेस्टमेंट की एंट्री वैसी बनती है जैसे सर्विसिंग बिजनेस में बनती है, एक्सपेंसेस की एंट्री वैसी बनती है जैसे सर्विसिंग बिजनेस में बनती है। सिर्फ तब्दीली कहाँ आएगी, मर्चेंडाइज खरीदी कैसे जाएगी, बेचे कैसे जाएगी, बस ये वाली एंट्रीज चेंज होंगी। तो वही एंट्रीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि खरीदते वक्त क्या एंट्री बनेगी और बेचते वक्त। तो बहुत आसान है। पहले हम देखें क्या पढ़ लें, ट्रांजेक्शन एंड एंट्रीज रिलेटिंग परचेजेस। ट्रांजेक्शन पता है ना, जो सेंटेंस आता है वो ट्रांजेक्शन है, और जो उसकी जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है वो एंट्री होती है। तो पहले हम पढ़ लें परपीचुअल। तो पेरियोडिक की तरफ नहीं देखिएगा आप, बराबर में पेरियोडिक भी नजर आ रहा होगा। अगर आपने पेरियोडिक की तरफ देखा तो आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। तो पेरियोडिक की एंट्रीज की तरफ नहीं देखिएगा, मैं एक दिन खुद दिखाऊंगा आपको 2-3 दिन बाद। अब इतना टाइम इसमें थोड़ी लगता है, 2-3 दिन बाद ही दिखा दूंगा। परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, अच्छा, तो ले लिया, मैं तस्वीर ले ली। अब आप एक काम करें, आप करीब आके तस्वीर ले लें इसकी, आपको नजर नहीं आता तो। नजर आ रहा है आपको, परपीचुअल की लीजिएगा। बल्कि एक काम करते हैं, 2 मिनट इसको टेढ़ा करके देख लेंगे आप। अब सिर्फ परपीचुअल की नजर आएगी आपको बड़ी। तस्वीर ले लो यार, इधर आके करीब आके ले लो, ताकि तुम्हें नजर नहीं आ रहा तो मसला होगा। जल्दी आ जाओ भाई, ये मरियल है जिंदगी से जो है। सिर्फ परपीचुअल की लीजिएगा, अच्छी तस्वीर लीजिएगा। आईफोन है, बस यार कितनी ले रहा है। नाउ सी, परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में मर्चेंडाइज परचेज की एंट्रीज बहुत आसान है। जैसे हम फर्नीचर खरीदते हैं, जैसे हम सप्लाईज खरीदते हैं और इसकी एंट्री बनती है, वैसे मर्चेंडाइज की परचेज की एंट्रीज बनती है। जैसे पहली एंट्री क्या लिखी हुई, मर्चेंडाइज परचेज ऑन कैश, ये ट्रांजेक्शन है। हम फर्नीचर खरीदते थे कैश पर, तो क्या एंट्री बनाते थे, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। इस तरीके से मर्चेंडाइज कैश पे खरीदेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, मर्चेंडाइज डेबिट कैश क्रेडिट। मर्चेंडाइज की जगह पे आप इन्वेंट्री भी लिख सकते हो। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में मर्चेंडाइज खरीदते वक्त आपने पूछ लिया है ना, तो मैं बता रहा हूं, लेकिन अब नहीं पूछेगा ये वाली चीज, क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में मर्चेंडाइज खरीदते वक्त इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज लिखते हैं, पेरियोडिक में परचेजेस लिखते हैं। तो जो तुम्हारे दिमाग में चीजें हैं, पीछे आपने इंटर कॉमर्स है ना, फिर तो परचेजेस का टाइटल यूज होता है, लेकिन पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में होता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टीचिंग यू परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी एंट्री है जो मैंने कुछ और बताई है और आपके दिमाग में कुछ और है, तो पेरियोडिक तक आप उसका वेट करें और मैं जो बता रहा हूं उस पर ईमान ले आए पक्का। फिर उसके बाद आपको खुद ब खुद वहां पे समझ में आ जाएगा। ना सिर्फ वहां मैं आपको ये बताऊंगा कि परचेजेस लिखते हैं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि परचेजेस ही क्यों लिखते हैं, देखिएगा इंशाल्लाह। यहां बताया आप मर्चेंडाइज खरीदी तो मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, सिंपल सी एंट्री है। और मर्चेंडाइज जब उधार पे खरीदेंगे तो दूसरी देखें आप, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, वही एंट्री सिंपल। मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट से क्रेडिट, कोई नई एंट्री नहीं है, बस हमने मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री लिखना है। इसी तरीके से जो कैश पे खरीदी थी वो अगर वापस कर दें तो इसी एंट्री को उलट कर देना। मैं खरीदते वक्त क्या किया था, मर्चेंडाइज डेबिट कैश क्रेडिट, उलट कर बेचोगे वापस करोगे तो कैश डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट, कैश वापस आ जाएगा, मर्चेंडाइज वापस चली जाएंगी, कैश वापस आएगा, कैश बढ़ के डेबिट हो जाएगा। उधार वाली वापस करो, नहीं रिसेबल कहां से आ गई, लायबिलिटी जो हमारी बढ़ के क्रेडिट हुई थी वो लायबिलिटी कम होकर डेबिट हो जाएगी, और मर्चेंडाइज जो बढ़ के डेबिट हुई थी वो कम होकर क्रेडिट हो जाएगी। ये दोनों एंट्रीज मैंने यहां बनाएंगे, देखिए रिटर्न मर्चेंडाइज परचेज ऑन कैश, कैश वाली वापस की जाए, खरीदते वक्त क्या बनाई थी, मर्चेंडाइज डेबिट कैश क्रेडिट, वापस करोगे तो मर्चेंडाइज क्रेडिट कैश डेबिट। इसके अलावा उधार पे खरीदी तो क्या बनाई थी, मर्चेंडाइज डेबिट क्या अकाउंटेबल क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ के क्रेडिट हो गई थी ना, अब लायबिलिटी कम होकर डेबिट हो जाएगी, मर्चेंडाइज क्रेडिट हो जाएगी। तो ये चारों एंट्रीज एक ही एंट्री की मदद से याद हो सकती है, पहली वाली।
पहली वाली याद कर ले बस। मर्चेंडाइज डेबिट खरीदेंगे तो मर्चेंडाइज डेबिट कैश क्रेडिट, तो इसी से उधार वाली भी बन जाएगी मर्चेंडाइज डेबिट अकाउंट टेबल क्रेडिट। अगर प्रीवियस वर्क आता है आपको तो, और वापस करें तो इसी एंट्री को रिवर्स कर दो, उधार वाली वापस करो तो सेकंड वाली को रिवर्स कर दो। 4 एंट्री हो गई, चारों परचेज की सिंपल एंट्री। अब गौर से सुनिएगा, एक बात अभी आ रही है, आगे भी आएगी। अगर आप मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं, आर यू लिसनिंग? अगर आप मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं और कोई ऐसी पेमेंट कर रहे हैं मर्चेंडाइज की पेमेंट के अलावा जो मर्चेंडाइज को सेलेबल लोकेशन में लाने के लिए या सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, वो पेमेंट मर्चेंडाइज के अंदर ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मर्चेंडाइज खरीदी 1 लाख की, ट्रांसपोर्टेशन अदा की 10,000 की, तो भाई 10,000 की ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसको एक्सपेंस नहीं बोलेंगे आप। एक्सपेंस क्यों नहीं बोलेंगे? इसने अभी बेनिफिट थोड़ी दिया, ये तो बेनिफिट जब देगी ट्रांसपोर्टेशन तो मर्चेंडाइज बिकेगी। तो आप ये नहीं बोलोगे कि मर्चेंडाइज 1 लाख की है, आप बोलोगे मर्चेंडाइज 1,10,000 की है। फिर आपने लोडिंग अनलोडिंग भी करवाई मजदूरों से मर्चेंडाइज की, उन्होंने 5,000 रुपये ले लिए, अब मर्चेंडाइज कितने की बढ़ गई? 1,15,000 की। हर वो पेमेंट जो मर्चेंडाइज को सेलेबल लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी हो या फिर नेसेसरी हो, रीजनेबल भी हो, वो मर्चेंडाइज की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। रीजनेबल का मतलब, नेसेसरी का मतलब क्या होता है? उर्दू बता रहे हैं हम। नेसेसरी यानी जरूरी का मतलब यह है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। एक और वर्ड आ गया, दैट यू कैन नॉट ब्रिंग मर्चेंडाइज इफ यू डोंट पे इट। नेसेसरी का मतलब यह है। और रीजनेबल का मतलब क्या है? वैसे उर्दू मतलब है मौजू, मुनासिब। लेकिन मुनासिब का मतलब क्या है? मुनासिब का मतलब है किसी और के सामने इस चीज का तस्करा करो कि मर्चेंडाइज खरीदते वक्त ये पेमेंट भी मैंने की है, तो वो बोले हाँ जबरदस्त, ये पेमेंट तो होनी चाहिए। जैसे अब मर्चेंडाइज खरीद के ला रहे थे तो रास्ते में फार्मी अंडों ने रोक लिया आपको, गाड़ी आपकी, और आपसे उन्होंने 300, मतलब वो ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, सही, और आपसे 500 रुपये ले लिए। अब बताएं, क्या मर्चेंडाइज को सेलेबल लोकेशन में लाने के लिए ये 500 रुपये देना जरूरी है? जरूरी है, इसके बगैर तो मर्चेंडाइज नहीं आएगी। रीजनेबल है, यानी आप बॉस को आगे बताएं कि हमने ट्रैफिक का कानून तोड़ा, उसके बाद उन्होंने वो पकड़ लिया, आपने 500 रुपये दिए उनको, तो बहुत शाबाशी देगा। वो बात बोलो क्या हो गया भाई, क्यों किया इस तरीके से? इसका मतलब ये पेमेंट नेसेसरी है, रीजनेबल नहीं है। रीजनेबल मतलब ऐसी पेमेंट होती है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई सही हुआ। इस आप किसी के सामने तस्करा करोगे, क्या बोलेगा? अरे जबरदस्त हुआ यार, तो हाँ बोलोगे अच्छा तो नहीं हुआ, ये तो मतलब गलत है ना, ये पेमेंट मर्चेंडाइज की कॉस्ट में ऐड नहीं हुई। कॉस्ट का मतलब आप बोलेंगे इतने की पड़ी ना, फिर कस्टमर को बेचोगे तो उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तो कस्टमर को महंगी पड़ेगी ना। फिर वो जो फाइन तुमने दिया इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई, कस्टमर की थोड़ी। जितने भी पेमेंट हम करते हैं मर्चेंडाइज की वो कस्टमर से रिकवर करते हैं। अब आप बताएं, आपको बड़ी जल्दी पड़ी हुई, आपने मर्चेंडाइज खरीदी, हुकूमत को टैक्स दिया, क्या ये मर्चेंडाइज की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? क्योंकि इसके बगैर ये नेसेसरी भी है और रीजनेबल भी है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है जब तुम ये मर्चेंडाइज बेच दोगे ना तो मैं तुम्हें ये टैक्स वापस कर दूंगी। अब ये मर्चेंडाइज की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी क्योंकि ये हमें वापस मिल जाएगा, तो हम क्यों कस्टमर से लें? तो कुछ पेमेंट्स ऐसी होती है, जैसे आप दूसरे मुल्क से ला रहे हो, इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो, तो ये मर्चेंडाइज की कॉस्ट में ऐड होगी। तो ये सारी चीजें, कुछ कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो मर्चेंडाइज की कॉस्ट में ऐड हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं नेसेसरी पेमेंट्स। नेसेसरी पेमेंट अगर आपने पे की ना, फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट ड्यूटी, तो आप ये नहीं बोलोगे इंपोर्ट ड्यूटी डेबिट, बोलना तो ये चाहिए था ना, इंपोर्ट ड्यूटी डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन डेबिट, टैक्सेस डेबिट, ये नहीं बोला जाएगा। बोला जाएगा मर्चेंडाइज डेबिट, कैश क्रेडिट। ये देखें, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, कैरिज, फ्रेट, फ्रेट, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के 3 नाम है। ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर लोडिंग अनलोडिंग हो, टैक्सेस हो, अगर आप ये पे कर रहे हैं तो आप क्या एंट्री बनाएंगे? मर्चेंडाइज डेबिट, कैश क्रेडिट। मर्चेंडाइज में डाल देंगे इसको। ये मर्चेंडाइज डेबिट करेंगे तो ये कॉस्ट कहाँ चली जाएगी? मर्चेंडाइज के अकाउंट में, और मर्चेंडाइज की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो क्या क्या एंट्रीज पढ़ ली हमने? खरीदेंगे तो क्या करेंगे? मर्चेंडाइज डेबिट, कैश क्रेडिट। अगर कैश पे खरीदा है तो मर्चेंडाइज की कॉस्ट में मर्चेंडाइज की कॉस्ट मर्चेंडाइज के अकाउंट में डाल दी। दूसरा अगर उधार पे खरीदे तो फिर मर्चेंडाइज डेबिट या इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट से क्रेडिट। और अगर
हमने वापस कर दी कैश वाली, तो कैश वापस आ जाएगा, मर्चेंडाइज क्रेडिट। उधार वाली वापस कर दी, अकाउंटेबल डेबिट, मर्चेंडाइज क्रेडिट। मैं ये इंट्रीज क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं आपको एक सवाल दूंगा, जर्नल बनाना हो, वो जर्नल ट्रेडिंग बिजनेस का होगा, उसमें ये एंट्रीज होंगी, एंट्रीज बना के, लेजर बना के, ट्रायल बैलेंस बना के लाओगे, अभी नहीं, जब मैं सारा आपको एंट्रीज बता दूंगा। और नेसेसरी पेमेंट हो अगर, तो उस वक्त भी आप क्या करेंगे, अब पेपर में लिखा हुआ थोड़ी होगा नेसेसरी पेमेंट है, वहां क्या लिखा होगा, मर्चेंडाइज खरीदी थी तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की अदायगी हुई 10,000, अब इसमें एंट्री बना रहे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, गलत है ये, मर्चेंडाइज डेबिट करनी होगी आपको परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में, मर्चेंडाइज में डाल देंगे उसको। क्यों डाल रहे हैं मर्चेंडाइज में, इसका रीजन मैंने बताया अभी थोड़ा सा दबे लफ्जों में, कि जितनी भी पेमेंट्स हो रही है ना, तो मर्चेंडाइज को लाने के लिए की जा रही है, इनसे अभी कोई फायदा नहीं होगा, इनसे कब फायदा होगा, जब बिकेंगी। तो जब इस सारी मर्चेंडाइज के अकाउंट में जमा हो जाएगी, पैसा एसिड बन जाएगी, और जब मर्चेंडाइज बिकेगी तो आप क्या करेंगे, सेल होगी ना, मर्चेंडाइज बिकेगी तो सेल होगी, तो उस वक्त क्या करेंगे, वो करेंगे जिसके बारे में अभी 1.5 घंटे डिस्कशन हो रही थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालेंगे, कॉस्ट को निकाल के, हाँ, तो इन्वेंट्री के अकाउंट से जब कॉस्ट निकल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी चली जाएगी साथ में, उसमें ही होगी वो, तो उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगी, तो वो भी एक्सपेंस बन जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो आ रहा होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो हम जितनी भी नेसेसरी पेमेंट करते हैं उनको मर्चेंडाइज अकाउंट में इसी वजह से डाल देते हैं कि जिस दिन मर्चेंडाइज बिकेगी उस दिन ये सारे निकल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाकर एक्सपेंस बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब सुने, होता यह है कि जिस सप्लायर से हम उधार पे माल खरीदते हैं ना, वो ये चाहता है कि उसको पेमेंट जल्दी हो जाए, तो उसके लिए वो हमें डिस्काउंट्स ऑफर करता है। अगर आपने जल्दी पेमेंट कर दी तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी 1 लाख रुपए में, उसने हमसे कहा कि अगर तुम 5 दिन में पैसे अदा कर दो मैं तुम्हें 2,000 रुपये छोड़ूंगा। हमने 5 दिन में पैसे अदा कर दिए। हमने इनिशियली जब मर्चेंडाइज खरीदी हमने एंट्री क्या बनाई, 1 लाख की खरीदी थी, बताओ एंट्री क्या बननी चाहिए, मर्चेंडाइज डेबिट नहीं ना, उधार पे खरीदी थी ना, मर्चेंडाइज डेबिट, अकाउंट सेबल क्रेडिट कितना, 1 लाख, यानी हमने ये लिख लिया कि मर्चेंडाइज कितने की है, 1 लाख की। लेकिन जब पेमेंट का दिन आया, 5 दिन के अंदर अंदर हम पैसे लेके चले गए, तो हमने कितने पैसे देने, 98। तब आप मुझे बताएं वो मर्चेंडाइज आपको 1 लाख की पड़ी या 98 की पड़ी। तो क्या आप अपने रिकॉर्ड में मर्चेंडाइज को कम करोगे 2,000 से, 2,000 से कम करोगे या नहीं करोगे? कम करने के लिए मर्चेंडाइज को डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो 2,000 से मर्चेंडाइज क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन कौन से अमाउंट से, डिस्काउंट के अमाउंट से। डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग उसमें, पर जो आप बोलो डिस्काउंट का टाइटल पीरियोडिक में आता है, इसमें नहीं आता, परपीचुअल में। परपीचुअल में जब भी डिस्काउंट आएगा तो आप मर्चेंडाइज को ही कम कर देंगे डायरेक्ट। अच्छा मुझे बताएं, लायबिलिटी की पेमेंट अगर पूरी 1 लाख करते तो क्या एंट्री बनती? नहीं, लायबिलिटी की पेमेंट की एंट्री पूछ रहा हूं। अकाउंट सेबल डेबिट, कैश क्रेडिट 1 लाख, पूरे 1 लाख से बनती है एंट्री। लेकिन हमने पेमेंट कितनी की है, 98, तो एंट्री क्या बनेगी अब, अकाउंटेबल डेबिट 1 लाख। क्यों? क्योंकि 1 लाख का पूरा हिसाब किताब खत्म हो गया। लेकिन कैश कितना क्रेडिट होगा, 98, और 2,000 से डिस्काउंट हुआ ना। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि डिस्काउंट की वजह से मर्चेंडाइज सस्ती पड़ गई। एक्सपेंस कैसे हो गया बेटा? एक्सपेंस क्या होता है? जो एक्सपायर हुई तो एक्सपायर थोड़ी हुआ है कोई, हमें तो मर्चेंडाइज सस्ती पड़ गई। परचेज डिस्काउंट का टाइटल परपीचुअल में नहीं आता। परपीचुअल में जितनी भी मर्चेंडाइज रेलेवेंट पेमेंट्स होती हैं या उसमें डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, वो सब मर्चेंडाइज के अकाउंट में डालते हैं। अगर हम ये ना करें तो मर्चेंडाइज के अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर नहीं कर सकते हम। हमें एक ही मर्चेंडाइज के अकाउंट में सब कुछ डाल देना है, परचेज से रेलेवेंट सारी चीजें। खरीदो उधार पर या कैश पर, मर्चेंडाइज डेबिट। रिटर्न करो उधार पर या कैश पे, मर्चेंडाइज क्रेडिट। नेसेसरी पेमेंट हो, मर्चेंडाइज डेबिट। और डिस्काउंट मिले तो मर्चेंडाइज ही क्रेडिट। यानी सारी चीजें किस में जाएंगी, मर्चेंडाइज के अकाउंट में, ताकि हम क्या कर सकें, जब सेल करें तो सब कुछ किस में हो, मर्चेंडाइज में। तो इजीली मर्चेंडाइज को क्रेडिट करके कहां डाल दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो आप ये तो डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट और ये पीरियोडिक में आएगा,
ये देखिए, ये एंट्री देखें आप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, दूसरा वाला पढ़िएगा, पेड टू सप्लायर 98,000 एंड अवेल डिस्काउंट 2,000। ये मैंने अभी अमाउंट ऐसी आपके लिए बनाई। 1 लाख की लाइबिलिटी दी, 98 पे किया, 2,000 का डिस्काउंट मिला, तो आप यहाँ पे अकाउंट पेबल डेबिट करेंगे 1 लाख से, कैश क्रेडिट करेंगे 98 से, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, मर्चेंडाइज को ही क्रेडिट कर देंगे। मर्चेंडाइज क्रेडिट करेंगे तो 1 लाख की जो मर्चेंडाइज लिखी थी वो क्रेडिट होगी 2 से, तो कितने की हो जाएगी? वो 98 की हो जाएगी। जब करेंगे पेरियोडिक में यहाँ परचेज डिस्काउंट है, वो हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे, यहाँ नहीं है। यहाँ पर परपेचुअल की तमाम परचेज की एंट्रीज में सिर्फ इन्वेंट्री और मर्चेंडाइज का ही टाइटल आएगा और कुछ नहीं आएगा। उससे फायदा क्या होगा? सारी चीजें इन्वेंट्री रेलेवेंट खरीदने वाली वो सब इन्वेंट्री अकाउंट में जमा करनी है हमें। ये परपेचुअल पेरियोडिक का कंपैरिजन एंट्रीज का उसी वक्त हो सकता है जब मैं आपको पेरियोडिक पढ़ाऊं, परपेचुअल पढ़ाने के बाद। अभी सिर्फ परपेचुअल पढ़ रहे हैं, पेरियोडिक की एंट्रीज की तरफ नहीं देखिएगा। जब तक परपेचुअल पढ़ रहे हैं उस वक्त तक आप इनको समझ के याद कर लें। पेरियोडिक वाले दिन मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा एंट्रीज का, उस वक्त तक एतमाद करना पड़ेगा। ये एंट्रीज हाका बैटनर की जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का चैप्टर है ना, पूरा एक चैप्टर उसने एंट्रीज पे रखा हुआ है। समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं आपसे? मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के 2 चैप्टर पढ़ा है उसने। पहले चैप्टर में सिर्फ एंट्रीज हाका बैटनर की बुक मैंने अपलोड की हुई है। फिर कंटेंट में जाना, कंटेंट में जाके मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का पहला चैप्टर खोलना, ये एंट्रीज नजर आएंगी आप। और डिटेल में उसने एंट्रीज पढ़ाई हुई, तो मैंने वहां से निकाल के सारी एंट्रीज एक जगह पे लिख दी। पेरियोडिक की भी पढ़ाएंगे, परपेचुअल की पढ़ाएंगे, लेकिन पहले पेरियोडिक की नहीं पढ़ेंगे आप, पहले परपेचुअल की पढ़ेंगे। तो कितनी एंट्रीज पढ़ ली हमने? परचेज की 2, रिटर्न की 2, 4 हो गई। नेसेसरी पेमेंट की 1 और एक पेमेंट की। क्या ये पेमेंट वाली एंट्री में अगर पूरी पेमेंट होती है तो क्या ये एंट्री बनती? फिर क्या बनती है? अकाउंटेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, खत्म। ये तो मर्चेंडाइज का डाटा उस वक्त आएगा जब हमें डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, आप लोग मुझे बताएं। फॉर एग्जाम्पल, ये इन्वेंट्री का अकाउंट है ना, अभी आप लोगों को जो मैंने एंट्रीज बताई हैं उसकी रोशनी में हम एक इन्वेंट्री का अकाउंट जनरेट करते हैं। एंट्रीज आप लोग बनाएंगे, अकाउंट मैं बना रहा हूं, ओके? इससे आपकी थोड़ी क्लियर होगी बात। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में मर्चेंडाइज खरीदी 1 लाख रुपए की कैश पर, क्या एंट्री बनी? इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं ना, इन्वेंट्री लिखा है अभी हम। इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। नंबर 1, 1 लाख रुपए से इन्वेंट्री डेबिट। एंट्री हम लोग जर्नल में नहीं बना रहे, जर्नल में माइंड में बना रहे हो तुम लोग, सही है? कैश क्रेडिट। फिर मैंने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री उधार पे खरीदी, क्या एंट्री बनेगी? इन्वेंट्री डेबिट 5 लाख, अकाउंट पेबल क्रेडिट 5 लाख। ये बन गई हमारी सेकेंड एंट्री। इसके बाद हमने क्या सीखा? कैश वाली 5,000 की मर्चेंडाइज मैंने वापस कर दी, जो कैश पे खरीदी थी ना 1 लाख की इन्वेंट्री, उसमें 5,000 की इन्वेंट्री वापस कर दी। कैश डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, तो इन्वेंट्री तो क्रेडिट हो रही है ना, तो थर्ड में मैं इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दूंगा कितने से? 5,000 से। सामने क्या आ जाएगा? कैश। उधार वाली मैंने 10,000 की इन्वेंट्री वापस कर दी, अकाउंटेबल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, तो इन्वेंट्री में क्रेडिट करेंगे, कितने से इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है? 10,000 से। यहाँ क्या आ जाएगा? अकाउंटेबल। ये वही एंट्री जो मैंने अभी आपको बताई है, आप मुझे बता रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, खरीदने वाला यहाँ पे जमा हो गया, जो रिटर्न किया वो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो क्रेडिट में आ गया। फिर आपने नेसेसरी पेमेंट भी अदा की है, 50,000 रुपए की नेसेसरी पेमेंट, बहुत सारी है, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह आला फला, उसका मजमुआ 50,000 है। यानी आपने इंपोर्ट ड्यूटी अदा की 25,000, 25,000 ट्रांसपोर्टेशन। आप इंपोर्ट ड्यूटी डेबिट नहीं करोगे ना, ट्रांसपोर्टेशन डेबिट करोगे, मर्चेंडाइज डेबिट करोगे 50,000 से, और कैश क्रेडिट। अब ये देखो, ये इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ जमा हो गई, मर्चेंडाइज के अकाउंट में जमा हो गई। अब आपने क्या किया? आपने बोला भाई पेमेंट करते हैं। कितने की लायबिलिटी रह गई थी आप पर? लायबिलिटी कितनी आई थी इनिशियली यार? 5 लाख की। अब कितनी लायबिलिटी रह गई है? 4,90,000। 10,000 की हमने वापस कर दी ना मर्चेंडाइज, अब हम पर 4,90,000 की लायबिलिटी है। उसने कहा था अगर 5 दिन में पैसे दोगे तो डिस्काउंट दूंगा 10,000 का, 4,90,000 पर। हम चले गए 5 दिन में पैसे लेके, उसने हमसे 4,80,000 रुपए लिए। एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट पेबल डेबिट,
हाँ हाँ, अकाउंटेबल डेबिट कितने से? 4,90,000 से अकाउंटेबल डेबिट। कैश कितना क्रेडिट? 4,80,000। ये मेन काम पहले कर दिया करो, सिंपल वाला, अकाउंटेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब बोलो मर्चेंडाइज का, शुरू में मर्चेंडाइज का बोलोगे ना गलत करोगे। अकाउंटेबल डेबिट पूरी लाइबिलिटी 4,90,000 की खत्म, कैश क्रेडिट 4,80,000। अब 10,000 से मर्चेंडाइज क्रेडिट करके उसकी कॉस्ट को कम कर देंगे, यानी 6 में सिर्फ यहाँ पे 10,000 से मर्चेंडाइज आएगी, मतलब क्रेडिट होगी। सामने क्या लिखेंगे? अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल क्यों लिखेंगे? अकाउंटेबल डेबिट हो रहा है ना, मर्चेंडाइज क्रेडिट हो रही है तो अकाउंटेबल डेबिट हो रहा है। अब ये जो अकाउंट है इसका बैलेंस निकालेंगे हम, तो हमें मालूम चलेगा कि आज हमारे पास इन्वेंट्री कितने की है। कैसे? ये कितना है? 5,50,000। 5,50,000 में से 25,000 लेस कर लो तो 5,25,000, यानी इसका बैलेंस है डेबिट में 5 लाख, यानी आज स्टोर रूम में 5,25,000 की इन्वेंट्री है। इस 5,25,000 में 50,000 रुपए मर्चेंडाइज की वैल्यू नहीं है, नेसेसरी पेमेंट है, उसको हमने एक्सपेंस नहीं बनाया। अब जिस दिन इन्वेंट्री बिकेगी, फॉर एग्जाम्पल 5,25,000 में से हमने 2 लाख वाली इन्वेंट्री बेच दी, तो 2 लाख यहां से क्रेडिट होगा, अब कहां पर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाए। ये परचेज का प्रोसीजर अभी हुआ था, लेकिन अभी सेल का प्रोसीजर मुझे बताना है। आइए सेल वाले में जाते हैं। ये परचेज की एंट्रीज थी। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कंप्लीट योर सर्विसिंग बिजनेस अकाउंटिंग साइकिल दिस वीक, और ये एंट्रीज याद करके आनी है आपको। हाँ चलिए आइए, मर्चेंडाइज बेचेंगे तो क्या होगा? मर्चेंडाइज बेचेंगे तो 2 काम होंगे, शुरू में ही बात कर ली थी हमने यहाँ। एक रेवेन्यू की एंट्री बनेगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और एक दूसरी देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट या इन्वेंट्री क्रेडिट। ये वो 2 एंट्रीज हैं जिसके बारे में हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। उधार पे बेचोगे तो सिर्फ कैश की जगह पे क्या आ गया? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट। ये चारों एंट्रीज याद करना आसान है। शुरू की 2 याद कर लो, बाद में यहां पे अकाउंट रिसीवेबल लगा दो। अब अगर यहां तक समझ में आ गई बात, अब थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। ये जो कैश पे मैंने बेची थी उस टाइम कितने काम हुए? 2 काम। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 वाली इन्वेंट्री 70,000 में बेची है, तो 50,000 वाली एंट्री कौन सी होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली, और 70,000 वाली सेल्स वाली। अब अगर इस सेल्स में से 5,000 वाली इन्वेंट्री वापस आ जाए तो इन दोनों एंट्रीज को रिवर्स करना पड़ेगा। जो इन्वेंट्री बेची थी अब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थोड़ी रहेगी, उसको वापस इन्वेंट्री में डालना पड़ेगा, और जो रेवेन्यू बढ़ा दी थी वो भी कम करनी पड़ेगी, जो कैश आ गया था वो भी वापस करना पड़ेगा। तो अगर जो मर्चेंडाइज हम बेचें वो वापस आ जाए तो सेल की दोनों एंट्रीज रिवर्स की जाती है। वैसे आपके मुताबिक क्या एंट्री बननी चाहिए अगर रिटर्न आया तो? सेल्स डेबिट कैश क्रेडिट और मर्चेंडाइज डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए ना रिटर्न की। लेकिन इसमें एक तब्दीली आएगी, और तब्दीली क्यों आएगी और क्या आएगी ये मैं बता रहा हूं आपको, और से सुनिए। वो एक तब्दीली ये है कि अगर मैं सेल्स को ही डेबिट कर दूं तो देखिए होगा क्या। इधर आइए, अगर मैं अपने पास एक अकाउंट ओपन करूं, मैंने मर्चेंडाइज बेची और मैंने सेल्स का अकाउंट ओपन किया हुआ था, सेल्स क्रेडिट हुई पहली एंट्री में फॉर एग्जांपल 60,000 से। सेल्स के बारे में बता रहा हूं बस, अकाउंट रिसीवेबल कैश लिखते हैं। अब जब मर्चेंडाइज वापस आई 10,000 वाली, तो मैंने बोला सेल्स को डेबिट कर दो 10,000 से, कर दिया। अब सेल्स का बैलेंस कितना आ गया? 50। ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो वहां पे सेल्स कितनी नजर आएगी? 50। जिससे सामने वाले बंदे को क्या फीलिंग आएगी कि हमने 50,000 ही सेल की थी। हालांकि गलत बात है, हमने सेल 50 की थोड़ी की थी, हमने सेल 60 की थी, 10 का तो रिटर्न आया है। इसी वजह से ये रिकमेंडेड है कि आप सेल्स रिटर्न की वजह से डेबिट ना करें, बल्कि एक दूसरा अकाउंट ओपन कर लें और उसका नाम रखें सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। इससे फायदा क्या होगा? यानी आप यहां पर एक नया अकाउंट ओपन करें, 10,000 उसकी डेबिट साइड पर लिख दें। गौर से सुनिएगा, इससे फायदा क्या हुआ?
ट्रायल बैलेंस जब बनेगा ना, सेल्स अलग नजर आ रही होगी, रिटर्न अलाउंस अलग नजर आ रहा होगा। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप बोले सर रेवेन्यू लेकिन अभी 60 थोड़ी है, रेवेन्यू तो 50 है। तो भाई ये जो सेल रिटर्न अलाउंस है ना, ये सेल्स का कॉन्ट्रा है, ये इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में से लेस हो जाएगा और सेल हमारी 50 हो जाएगी। कैसे फायदा है हमें ऐसा करने से? अगर हम सेल्स को डेबिट ना करें डायरेक्ट यहां पर और सेल रिटर्न अलाउंस को लिखें, ये फायदा है हमें इससे? कोई फायदा हो रहा है इससे? नहीं हो रहा। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम यहां सेल्स को डायरेक्ट डेबिट कर दें, ये कुछ भी नहीं है अगर, तो सेल्स 50,000 आ जाएगा ना बेटा। ट्रायल बैलेंस में भी सेल्स 50,000 नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर हम सेल्स को डेबिट ना करें बल्कि उसकी जगह पे सेल रिटर्न अलाउंस का टाइटल ओपन करें, रिटर्न का अलग टाइटल ओपन करें, तो उससे हमारे पास दो अकाउंट नजर आ रहे होंगे, सेल्स और सेल रिटर्न अलाउंस ट्रायल बैलेंस में। ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू है और ये रेवेन्यू है। फिर इनकम स्टेटमेंट में इस 60 में से 10 को आप लेस कर लोगे, 50 आ जाएगा। 50 ही आपकी असल रेवेन्यू है। आपकी असल रेवेन्यू 60 नहीं है, 50 है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर सेल्स के अंदर ही इस 10,000 को लिख दूं वो ज्यादा सही है, या रिटर्न अलाउंस का अलग टाइटल ओपन करूं वो ज्यादा सही है? अलग अलग में क्या फायदा है ये पूछ रहा था मैं आपसे, कि आपको डिटेल पता चलेगी कि असल में हमने बेचा 60 का था लेकिन 10 का वापिस आ गया। उससे क्या फायदा होगा? आप पकड़ेंगे अपने डिपार्टमेंट को। कौन से डिपार्टमेंट को? सेल्स डिपार्टमेंट को। वापिस कब आती है गुड्स? जब डिफेक्टिव हो। आप वापिस कब करते हैं? जब डिफेक्टिव हो गुड्स। या मांगी हो लाल कलर की, उसने भिजवा दी पीले कलर की। मांगा हो लार्ज साइज, उसने भिजवा दिया स्मॉल साइज। मांगा थी ए क्वालिटी, उसने भिजवा दी बी क्वालिटी। तो आप रिटर्न करते हैं ना। और अगर आपको कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो आपने भी इस किस्म की कोई गलती की होगी, यानी आपने जानबूझ के कस्टमर को पकड़ा दी गुड्स, बाद में वो खोली जाके उसने पैकिंग तो में कुछ और निकल रहा है। डायनासोर वाले कार्टून मांगे थे, आपने जो है वो मगरमच्छ वाले भिजवा दिए, तो वो तो वापस आ जाएगा मामला। तो इससे आपको ये पता चलता है ना कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये डायरेक्ट में इधर 10 लिख देता सेल्स में, तो आपको मालूम चलता है कि सेल्स हुई 50 की है, तो फिर आप किसको पकड़ते हैं? आपको पता है, आप समझते रिटर्न हो ही नहीं रहा। इसी वजह से रिटर्न का अलग से अकाउंट ओपन करने से हमें फायदा है कि हम अपने सप्लायर को, अपने कस्टमर को, अपने सेल्स डिपार्टमेंट को पकड़ सकते हैं कि भाई ये जो तुमने मर्चेंडाइज बेची थी वापस क्यों आई? वापस आना अच्छी बात है। अगर गुड्स वापस आ रही है इसका मतलब क्या हुआ? कस्टमर कर सकता है। कस्टमर बोलेगा इनसे खरीदो, खराब गुड्स बेच देते हैं, जो मांगो वो देते नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट करवाते हैं। कस्टमर खुद फिर नेक्स्ट टाइम बोलेगा इनसे नहीं लो यार, खुद का टाइम वेस्ट करवाते हैं। इसका मतलब है रिटर्न आना अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से हमें रिटर्न का अलग से डाटा चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेल वाली एंट्रीज है, जब ये रिटर्न होगा ना तो इसको रिवर्स तो करेंगे पूरा, लेकिन ये सेल्स जो हमारे पास क्रेडिट में है इसको डेबिट नहीं करेंगे, इसकी जगह पे सेल रिटर्न अलाउंस लिखेंगे। ये एक अलग अकाउंट होगा और ये बाद में जाकर हाँ, और इसकी नेचर क्या है? कॉन्ट्रा रेवेन्यू। अब आप देखिए, मैं आपको रिटर्न की ट्रांजेक्शन बता रहा हूं, ये रही कैश वाली ट्रांजेक्शन को उल्टा किया हुआ। क्या एंट्री बनी हुई थी? पहली कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, यहाँ क्या बनी हुई है? सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरी क्या बनी हुई थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट, यहाँ क्या बनी हुई है? मर्चेंडाइज डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। एक तब्दीली आ रही है सिर्फ, मतलब अगर ये वाली एंट्री आपको याद हो तो इन्हीं को उलटना है, बट सेल्स की जगह पे सेल रिटर्न अलाउंस लिखना है, ये याद रखना है आपको। इस तरीके से उधार पे सेल किया था वो वापस आ जाए तो इनको उलटने, लेकिन बस सेल्स की जगह पे सेल रिटर्न अलाउंस लिखेंगे। ये देखें, ये उधार वाली रिटर्न की है, हमने इनको उलट दिया, बस सेल्स की जगह पे सेल रिटर्न अलाउंस लिख दिया। अब आप देखिए, अगर आपको सिर्फ ये वाली एंट्री याद हो, बस सेल की आपको सारी याद है, कैश पे सेल करो तो दो एंट्रीज बनाओ, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट। उधार पे बनाए तो यही एंट्री होगी सारी, बस कैश की जगह पे क्या आ जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल। कैश वाली रिटर्न हो जाए मर्चेंट कस्टमर की तरफ से तो इन्हीं एंट्रीज को रिवर्स कर दो, सेल्स की जगह पे सेल रिटर्न अलाउंस लिख दो। उधार वाली रिटर्न हो जाए तो इन्हीं एंट्रीज को रिवर्स करो, सेल्स की जगह पे सेल रिटर्न अलाउंस लिखो और कैश की जगह पे अकाउंट रिसीवेबल आएगा, बाकी सब ऐसी हो। तो देखिए, एंट्रीज बनाना हुआ आसान, लेकिन खरीदते वक्त रिटर्न हो, डिस्काउंट हो, कुछ भी हो, अला फला, सब किस में जाएगा? मर्चेंडाइज में। उसमें अलग से अकाउंट ओपन नहीं करेंगे हम,
क्या उसमें हमें डिटेल अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए? लेकिन भाई ये मैंने बोला था ना, परचेज में हर चीज मर्चेंडाइज में डाल दो। खरीदो तो मर्चेंडाइज डेबिट, रिटर्न करो तो मर्चेंडाइज क्रेडिट, नेसेसरी पेमेंट आए तो मर्चेंडाइज डेबिट, और डिस्काउंट मिले तो मर्चेंडाइज क्रेडिट। उसमें मैंने ये नहीं बोला कि डिस्काउंट का अलग से अकाउंट ओपन करो, रिटर्न का अलग से अकाउंट ओपन करो। क्यों? क्योंकि अगर हम वो करने निकल गए तो मर्चेंडाइज के अकाउंट में सारी कॉस्ट जमा नहीं हो सकेगी, तो फिर हम वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर रहे होते हैं वो काम नहीं कर सकते। फिर पता क्या होगा, इतने सारे अकाउंट में कॉस्ट पड़ी हुई होगी, सबसे निकाल के ट्रांसफर करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, परचेज करते वक्त सब कुछ कहां डाल देते हैं। क्यों? बिकॉज वी वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ ट्रांसफरिंग कॉस्ट फ्रॉम इन्वेंट्री अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द गुड्स आर हैवी कॉस्ट एंड ऑल द कॉस्ट हैज बीन एक्यूमुलेटेड टू द अकाउंट ऑफ मर्चेंडाइज और इन्वेंट्री। इन शॉर्ट याद कर लेना इनको। अब आगे आओ, आखिरी एंट्री रह गई बस, फिर मैं आपसे सारी एंट्री सुनूंगा। कस्टमर से जब कलेक्शन होती है, 1 लाख रुपए लेने हो, 1 लाख रुपए पूरे मिल जाए, क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन अगर हमने कस्टमर को कहा हो कि 1 लाख रुपए हमें लेने हैं, लेकिन अगर तुमने 5 दिन में पैसे दे दिए, हम तुम्हें 2,000 रुपए छोड़ देंगे। अगर तुमने 5 दिन में पैसे दे दिए, हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे 2,000 का। तो जब 2,000 का अगर वो 5 दिन में आ गया पैसे लेके, तो 2,000 रुपए हम उसे छोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी। रेवेन्यू कम हो जाएगी ना, कैश कम आएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगी। हमने 1 लाख रुपए कमाए थे ना पहले, अब हम बोलेंगे नहीं अब 1 लाख रुपए नहीं कमाए, 2,000 तो छोड़ दिए, अब हमने 98 कमाए, तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल कितना होगा जब कलेक्शन का दिन आएगा? नहीं 1 लाख ही होगा ना अकाउंट रिसीवेबल, तो कलेक्ट उसमें से 98 होगा जी। तो कलेक्शन की एंट्री क्या बनाओगे आप? कैश डेबिट 98 नॉर्मल बना लो पहले, कैश डेबिट 98, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट पूरा 1 लाख से खत्म करोगे। लेकिन बीच में 2,000 का फर्क है, इससे आपकी रेवेन्यू, मर्चेंडाइज नहीं आ सकती बेटा, मर्चेंडाइज तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मर्चेंडाइज में खेलेंगे आप। आपकी रेवेन्यू कम हुई है, रेवेन्यू हमारी रेवेन्यू कम हो गई ना। रेवेन्यू को बढ़ाते हैं तो क्या क्रेडिट करते हैं? जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं। अब रेवेन्यू कम हो गई, रेवेन्यू को डेबिट करना चाहिए, तो कौन सा टाइटल डेबिट होना चाहिए? सेल्स। लेकिन हम सेल्स को डेबिट नहीं करेंगे, हम सेल्स की जगह पे सेल्स डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। वजह वही है कि हम डिस्काउंट का अलग से डाटा चाहते हैं। तो जो तुमने बताया कि यहाँ सेल्स डेबिट होना चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन हम सेल्स को डायरेक्ट डेबिट कर देंगे ना, तो डिस्काउंट का डाटा हमारे पास नहीं होगा। डिस्काउंट अगर हमें पता चले, इसका अलग से डाटा का फायदा क्या है? हमें मालूम चलता है कि हमारे कस्टमर्स जो हैं डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे हमें कस्टमर्स को चलाने में आसानी होगी। तो देखिए ये एंट्री डिस्काउंट के साथ कब आएगी? जब हम पूरी कलेक्शन नहीं कर रहे होंगे, कुछ डिस्काउंट दे रहे होंगे। पूरी कलेक्शन करोगे तो नॉर्मल एंट्री होगी भाई, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सो दीज आर द एंट्रीज दैट आर डिफरेंट in trading business perpetual payment system as compared to servicing business। इधर आए, देखिए मेरी बात सुनिए, ये एक सवाल है, योर चॉइस। इसे पहली ट्रांजेक्शन देखें आप क्या लिखी हुई। फराज बरू ने कारोबार स्टार्ट किया, कैश, ऑफिस सप्लाइज, फर्नीचर इन्वेस्ट किया। ये नॉर्मल एंट्री है जो पहले पढ़ के आ रहे हो सर्विसिंग में। इसी क्या एंट्री बनती है? कैश डेबिट 5 लाख, ऑफिस फर्नीचर सप्लाइज डेबिट 1 लाख 10,000, फर्नीचर डेबिट 40,000, कैपिटल फराज बोलू क्रेडिट 5,50,000। सिंपल। इस पूरे सवाल में हम देखो ये आखिरी वाली एंट्री देखो, सेकंड लास्ट, पेड यूटिलिटीज एक्सपेंस की एंट्री है ये। क्या एंट्री बनेगी? यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। आखिरी सैलरी दे रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ये देखो 20 नंबर वाली 20 डेट की पढ़ो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बाय चेक, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। इस पूरे सवाल में सिर्फ तब्दीली कहाँ आएगी? जहां हम मर्चेंडाइज खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे, और उसकी सारी एंट्रीज मैंने आपको देनी है, आपको समझ के याद करके आनी है। छठी वाली देखो, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। तो इसमें बहुत सारी एंट्रीज आपको वाली भी नजर आएंगी, लेकिन सारे एंट्रीज मैंने कौन सी रखी हुई है? मर्चेंडाइज वाली। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू मेमोराइज द एंट्रीज फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। ये हैंडआउट मैं आपको दे दूंगा, इसको याद करके आना। सर्विसिंग तक का काम कंप्लीट करो, अकाउंटिंग मिशन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टिंग एंट्रीज सारी, और 4 क्वेश्चंस सर्विसिंग वाले, एडजस्टमेंट से लेकर ओपनिंग एंट्री तक।
और नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्लासेस के अंदर ये परफ्यूचर खत्म हो जाएगा। एक क्लास में एंट्री बनवाऊंगा, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट, वो वहां तक चले आएंगे हम इनकम स्टेटमेंट तक। वजह क्या है, आपको सब आता है, वो सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनेंगी। लेजर आपको बनाना आता है, ट्रायल बैलेंस आपको बनाना आता है, वैसे ही बनता है वो। एडजस्टमेंट आपको बनानी आती है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको बनाना आता है। सिर्फ मर्चेंडाइज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, इन टाइटल का इजाफा होगा, बाकी कुछ भी नहीं। इनकम स्टेटमेंट में हम रुकेंगे, वो भी 5 मिनट के लिए। क्लोजिंग एंट्रीज भी आपको आती है, सिर्फ हमें करना है काम। 2 दिन में खत्म, पेरियोडिक होगा अगले वीक में 3rd डे में, और पेरियोडिक का काम दे दूंगा मैं आपको, खत्म अकाउंटिंग साइकिल। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5 से पर के क्वेश्चन दूंगा, वो प्रैक्टिस करना।